चलेगा, यूट्यूब के लिए भी एड्रेस है, कॉमन एड्रेस उनको थोड़ा सा, ठीक है, ओके। तो डीओपीडब्ल्यू ने एक प्रोग्राम किया था दिल्ली चाणक्यपुरी में, आप में से अगर किसी ने ज्वाइन किया होगा, और अगर नहीं किया है तो 8 अगस्त को फिर होने वाला है, हो सकता है आप में से कोई ऑफिशियल वहां पे जाए। तो वहां पे भी ये बताया गया था कि DOPPTW is working on UPS rule also. They have just announced that they are doing something. So by and large UPS rule भी NPS rule के जैसा ही होगा. So timeline is very important. Same architecture, same thing is happening under UPS also. So UPS is available and implemented from 1st April 2025. ये किसके ऊपर applicable होगा? All existing central government employees who are covered under NPS as on 1st April 2025. Whosoever will join government of India services, central government services after 1st April 2025, on or after 1st April 2025, they will be eligible to. I request please mute your mic. We are receiving unnecessary voice. पार्टिसिपेंट का माइक ऑन होगा। चलिए, चलिए, आई रिक्वेस्ट, अगर अभी जो रिसेंटली किसी पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन किया है, आपका माइक ऑलरेडी अनम्यूट है, आप इसको म्यूट कर दीजिए। सो गुड मॉर्निंग सर, चेतन फ्रॉम J&K सर्कल में, आई ऑडिबल सर? या यू आर ऑडिबल, प्लीज म्यूट योर माइक प्लीज। J&K सर्कल, प्लीज म्यूट योर माइक। तो हेलो, गुड मॉर्निंग सर, चेतन फ्रॉम J&K सर्कल में, आई ऑडिबल सर? चेतन जी, आप ऑडिबल हैं, माइक तो म्यूट कर लीजिए सर, बिकॉज प्रेजेंटेशन ऑलरेडी चल रहा है, जस्ट इट विल जस्ट क्रिएट हॉल्ट इन दैट। देख लीजिए, अभी NIC से आप देख लीजिए। ओके सर, सॉरी सर। थैंक यू। सो जो भी न्यू ज्वाइनीज होंगे उनके पास ऑप्शन होगा, इट इज नॉट मैंडेटरी टू ज्वाइन यूपीएस। यूपीएस इज एन ऑप्शन अवेलेबल टू ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सक्राइबर। अगर after knowing all the nitty-gritty and all the salient features of UPS and NPS, if you feel like that and UPS is better proposition for you, you can join UPS. But the timeline is 30 days. The day you will join, आपकी ज्वाइनिंग डेट जिस दिन होगी उसके 30 दिन के अंदर एज अ न्यू सब्सक्राइबर, न्यू रिक्रूट, आपको UPS की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होगी। इफ यू हैव नॉट ज्वाइन ड्यूरिंग दैट पीरियड, तो फिर आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। सो इफ you have decided to join UPS, within the given timeline of 30 days, you need to perform this activity. Third point is central government employees covered under NPS, लेकिन वो ऑलरेडी या तो सुपरएनुएट हो चुके हैं या उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है या FR 56J में वो रिटायर्ड हुए हैं। So they are also eligible. However, they are considered as a past retirees. पूरे प्रेजेंटेशन के ड्यूरेशन में when I will refer past retirees, so it is those people who are retired as on 31st March 2025. 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस इंप्लीमेंट हुआ, लेकिन 31 मार्च 2025 तक जो लोग एनपीएस में रिटायर्ड हो गए हैं, इफ देयर सर्विस इज मिनिमम 10 ईयर, तो वो भी एलिजिबल है यूपीएस बेनिफिट लेने के लिए। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। टाइमलाइंस टू एक्सरसाइज यूपीएस ऑप्शन। सो existing employees has timeline to join UPS, take the option of UPS by 30th September. पहले ये 30 जून था, 3 महीने के लिए था। Another 3 month extension is available. So 30 September is last date, 30th September is last date for existing and people who are past retirees. 30 days from the joining is for the new recruits. Past retirees के ऊपर हम additional 5 minutes देंगे, because past retirees के लिए there is no brainer kind of situation. आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। For past retirees, in all situations, UPS is going to give additional benefit over and above of NPS. NPS में जो भी NPS में जो भी मिलता है वो आपको मिलता रहेगा। You need not to pay a single penny back. आपको UPS से कुछ ना कुछ एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। वो एडिशनल बेनिफिट क्या होगा, जब वो पर्टिकुलर स्लाइड आएगा तो वहां डिटेल में बात करेंगे। So enrollment and availing benefit under UPS, because people who are already NPS subscriber, उनकी सारी डिटेल, लगभग सारी डिटेल NPS आर्किटेक्चर में CRA, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, उनका काम है all transaction, whether it's a financial or non-financial nature, is recorded under CRA. CRA आर्किटेक्चर में रिकॉर्डेड है, तो आपकी सारी पर्सनल डिटेल भी रिकॉर्डेड है। बट once you have gone for option of UPS,
you need to provide 2-3 additional information with declaration that you are aware that the conditions of UPS and it is irrevocable and all. जो अभी तक ये है आप देख सकते हैं clause of irrevocability. So you are declaring that you are fully aware about the Government of India notification, PFRDA regulation of UPS, and some additional information like your legally wedded spouse detail, आपका जो qualifying service detail from your HO. Otherwise, all the information, around 99% of information is one and same, which is available in NPS. But people who will join as a new subscriber, new employee, so वो तो NPS से पहले थे नहीं, तो अब as a fresh अगर वो आ रहे हैं UPS में, तो they will fill one registration form, subscriber registration form. The nomenclature is A1 form. A1 form को fill up करना पड़ेगा, उनको वहां पे अपनी सारी डिटेल देनी पड़ेगी. Subscriber can fill their A1 or A2 both form through online or physical form, and they need to submit to their DDO. Online अगर आप fill up करेंगे, ENPS का पोर्टल अवेलेबल है, that's a very user friendly, and आप e-sign का यूज करके अपने DDO ऑफिस को डायरेक्टली भेज सकते हैं. Clause of irrevocability. As on today, the UPS scheme is talking about like this: once you have opted UPS, so you will be under UPS. And if you have not opted in UPS, so you will not have opportunity. यहाँ vice versa is true, because अगर आपने UPS का 3 महीने का जो टाइम एक्सटेंशन मिला है till 30th September, suppose that after knowing all the details, आपको लगता है UPS आपके लिए बेटर है, लेकिन आपने डिसीजन को एक्सरसाइज, जो आपने डिसीजन लिया लेकिन आपने एक्चुअली उसको एक्सरसाइज नहीं किया, आपने अपने DDO को फॉर्म फिलअप करके नहीं भेजा या तो ऑनलाइन नहीं किया, तो वेदर ओनली बाय मेकिंग योर डिसीजन योर माइंड वेदर इट इज गोइंग टू हेल्प, नो, आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी विदर थ्रू ऑनलाइन और ऑफलाइन. सो अगर आपने ये 30th सितंबर तक नहीं किया तो इररिवोकेबल है, आपको वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा. और अगर आपने यूपीएस ले लिया है और आपको आफ्टर 4 मंथ आपको लगता है नहीं मेरे लिए एनपीएस ही बेटर था, तो इट इज इररिवोकेबल. सो आपको यू नीड टू टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन वेदर यूपीएस और एनपीएस इज बेटर फॉर यू. सो इट इज द क्लॉज ऑफ इररिवोकेबिलिटी. फेलिंग टू एक्सरसाइज हम इसके बात कर ली. वंस यूपीएस ऑप्शन एक्सरसाइज, आपका जो एनपीएस कॉर्पस ऑफ एम्प्लॉय है वो आपके इंडिविजुअल कॉर्पस ऑफ यूपीएस में शिफ्ट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा. नेक्स्ट, नाउ contributions, pool corpus and implication. Under UPS the contribution through payroll system, आप सब लोग ध्यान दीजिएगा when I'm saying payroll system इसका क्या मतलब है. Under NPS also when 10% deduction from your salary and 14% contribution from your PO, your office coming, that is payroll system के थ्रू ही आ रहा है. So under payroll system 10% जो आपका पहले भी NPS में डिडक्शन होता था उस पर कोई चेंज नहीं है. However for your employer contribution it would be 10%. So 10% plus matching contribution from employer will come through payroll system, that is your basic pay and DA. और आपका जो existing NPS plan है for the migration for people who will migrate from NPS to UPS, migration cases में क्या होगा, because आपका NPS plan already है, so you are not going to get any additional or new plan. आपके पुराने plan NPS plan में ही वो UPS के साथ टैग हो जाएगा. Second point, an estimated 8.5% contribution of salary, that is basic and DA, by central government in pool corpus on an aggregate basis. इसका क्या मतलब है? So just recall when I was referring payroll system से आप सभी को पता होगा all together it is 28.5% contribution under UPS. बस उसका जो mechanism है वो different है. Payroll system से 10 and 10 आएगा, वो आपके इंडिविजुअल कॉर्पस का पार्ट होगा. However 8.5% and estimated 8.5%, इसका मतलब क्या है? एस्टिमेटेड का क्या मतलब है? एस्टिमेटेड का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि आपको जो गारंटी मिलेगी अश्योर्ड पे आउट का, मिनिमम गारंटीड पे आउट, आपको लमसम पेमेंट मिलेगा. हो सकता है आपको ये बेनिफिट पता हो, अगर नहीं पता है तो हम डिस्कस करेंगे. ये सारा बेनिफिट आपको पूल कॉर्पस से मिलेगा. सो दिस 20% आपका जो IC जो पैसा आने वाला है, that is not sufficient to provide all the benefits. That's why government of India has decided they will make 8.5% contribution. ये जो 8.5% है ये estimated है. हो सकता है down the line 3 year 5 year गवर्नमेंट को लगे कि 8.5% is not sufficient to fulfill all the promises made under UPS scheme में जो promise हमने किया है, assured payout, minimum guarantee,
एंड लमसम पेमेंट वो सफिशिएंट 8.5% से नहीं हो सकता है, तो हो सकता है ये 10% कर दिया जाए, 9% कर दिया जाए। दैट्स व्हाई इट इज एन एस्टिमेटेड परसेंटेज। और एग्रीगेट बेसिस का मतलब क्या है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी, आपके पीओ ऑफिस डीटीओ ऑफिस से डिसाइड नहीं होगा। सो अ सेपरेट एंड additional contribution from government of India in UPS architecture, not from the payroll system. I believe आपके माइंड में कुछ क्वेरीज आ रही होंगी कि 8.5% से आपको क्या बेनिफिट होगा, कैसे आपको ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सो pool corpus is a new concept under UPS. It was not available under NPS because NPS में कोई गारंटी का एलिमेंट नहीं है। Here there is an element of guarantee available. So again UPS and NPS both are market linked scheme. So दोनों में डिफरेंस क्या है? NPS is a market linked scheme, हम सबको पता है, बट सब्सक्राइबर अंडर NPS जो भी रिस्क है वो सब्सक्राइबर के ऊपर है। ग्रोथ होता है, डिग्रोथ होता है, स्टैग्नेंसी बनी रहती है, वो सब्सक्राइबर का है। बट अंडर UPS इट वुड बी ऑब्लिगेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फंड बेस्ड है, ये भी मार्केट लिंक्ड है, लेकिन यहाँ पे ऑब्लिगेशन किसके ऊपर है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर, आपके एम्प्लॉयर के ऊपर है। सो आपको ये देखना पड़ेगा, इफ यू आर एज अ पार्टिसिपेंट एंड यू आर आल्सो वर्किंग इन द कैपेसिटी ऑफ पीओ एंड डीडीओ, आपको ये देखना पड़ेगा व्हाट एवर टाइम लाइन इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर यूपीएस रूल आने वाला है फ्यूचर में, और एनपीएस में मान लीजिए 20th, 25th एंड लास्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ इस टाइम लाइन। अगर आप उस टाइम लाइन को फॉलो करते हैं तो आपके एंड से सब्सक्राइबर को कोई लॉस नहीं होने वाला है। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, सपोज दैट एक सब्सक्राइबर है, यूपीएस अडॉप्ट कर लिया, ऑप्शन ले लिया, और उन्होंने बोला कि मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए, मुझे बिल्कुल भी कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, मैं अपने कंट्रीब्यूशन को डिफॉल्ट स्कीम में रखूंगा, और मुझे बिकॉज मैं डिफॉल्ट स्कीम में रखूंगा, मैंने 25 ईयर की सर्विस कंप्लीट कर ली, तो अब मुझे अश्योर्ड पे आउट मिलने वाला है एट द रेट ऑफ 50%। इसकी डिटेल हम आगे बात करेंगे। बट एज अ पीओ ऑफिस आपके डीले के कारण, सपोज दैट कोई पीओ ऐसे जिनका लैक लस्टर अप्रोच है, वो हर 2 महीने 3 महीने में एक बंचिंग अप करते हैं, बिकॉज मान लीजिए आपके ऑफिस में 50 लोग हैं, उसमें से 2 people बिलोंग टू यूपीएस और एनपीएस, सो यू आर थिंकिंग व्हाई टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी एवरी मंथ, सो एवरी 3 मंथ में आप उनका ये सारा कुछ रेमिटेंस करते हैं, और आपको लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पैसा तो इन्वेस्ट मार्केट में हो ही रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एनएवी का मूवमेंट होता है, नेट एसेट वैल्यू। आप लोग अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए होंगे तो आप जानते होंगे एनएवी क्या होता है। सो एनएवी के मूवमेंट के कारण सब्सक्राइबर को नुकसान हो सकता है, कभी कभी फायदा भी हो सकता है, बट उसके चांसेस बहुत कम होंगे, नुकसानों की ज्यादा है। इसलिए रेगुलर एंड टाइमली कंट्रीब्यूशन ऑफ यूपीएस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट वाज इंपॉर्टेंट इन एनपीएस ऑल्सो, इट इज इंपॉर्टेंट इन एनपीएस ऑल्सो, लेकिन वहां पे जो रिस्क है सब्सक्राइबर के ऊपर है। हाउएवर एनपीएस रूल हैज एड्रेस्ड दिस इश्यू। रूल 8 एनपीएस में क्या कहता है, मैं इसलिए एनपीएस की बात कर रहा हूं क्योंकि आप सभी लोग अगर डीडीओ एंड पीओ है तो आप एनपीएस में भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, एंड इफ यू आर ऑलरेडी एनपीएस सब्सक्राइबर, सो यू नीड टू नो दिस ऑल्सो। रूल 8 is talking about like this: if there is a delay and delay is not attributable to the subscriber, एज ए सब्सक्राइबर मुझे जो काम दिया गया है मैं परफेक्टली अच्छे ढंग से कर रहा हूं, मेरे पीओ के डीले के कारण मेरे पेंशन पे जो फर्क पड़ने वाला है, डेंट होने वाला है, मैं इसके लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता हूं। सो एनपीएस रूल 8 is talking, if there is delay is not attributable to subscriber, then it would be responsibility of HO, head of office, and chief controller of account to investigate the matter and who is the delinquent person, किसके कारण डिले हुआ है, that particular person will be personally liable। सो यूपीएस में भी लगभग बाय एंड लार्ज यही आने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वहां पे तो सब्सक्राइबर का लॉस या रिस्क था, यहाँ पे गवर्नमेंट का की ऑब्लिगेशन है। आप समझ लीजिए कि एज अ एम्प्लॉय, एज ऑफिसर इन द कैपेसिटी ऑफ पीओ एंड डीडीओ, अगर आपने टाइमली काम नहीं किया और आपके डिले के कारण सब्सक्राइबर का आईसीबीसी में डिफरेंस आ गया, इट इज गोइंग टू बी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फॉर एज अ पीओ एंड डीडीओ। सो आई रिक्वेस्ट, व्हाई आई एम कीप ऑन reiterating, because it is very important to know कि आपके एंड से डिले ना हो। अगर आपके एंड से डिले नहीं है तो ड्यू टू योर रीजन एनी डेंट इन द कॉर्पस ऑफ सब्सक्राइबर विल नॉट बी देयर। सो यूपीएस इज आल्सो फंड बेस्ड। नेक्स्ट, अब देखिए आपको पूल कॉर्पस की अभी नया कॉन्सेप्ट पता चला था, अब एक दो नए कॉन्सेप्ट और आएंगे। पूल बेंचमार्क कॉर्पस, दैट इज वी आर सेइंग बीसी, एंड आईसी इंडिविजुअल कॉर्पस। सो बेंचमार्क कॉर्पस क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है अंडर यूपीएस?
एज अ सब्सक्राइबर आपको क्या जानने की जरूरत है कि बेंचमार्क कॉर्पस के बारे में आप क्या जान जाएं कि जिससे आपको पता चलता रहे कि आपका क्या बेनिफिट आपको यूपीएस से मिलने वाला है। बेंचमार्क, बेंचमार्क ये इससे हमें क्या, जैसे ही हम ये बात सुनते हैं बेंचमार्क, क्या हमारे माइंड में एक कुछ अंडरस्टैंडिंग आती है। क्या होता है? बेंचमार्क कॉर्पस इज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस कॉर्पस। ये कोई एक्चुअल में एग्जिस्टेंस इसका नहीं होगा, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट बनाया जा रहा है कि अगर आपका बेंचमार्क कॉर्पस एट द टाइम ऑफ योर रिटायरमेंट और सुपरएन्युएशन इतना होता और आपका आईसी के साथ उसका कंपेयर किया जाएगा और ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे अंडर यूपीएस वो डिसाइड होगा। सो बेंचमार्क कॉर्पस क्या कहता है? देयर आर 3 प्रिंसिपल्स। बेंचमार्क कॉर्पस में जो इन्वेस्टमेंट होगा वो डिफॉल्ट स्कीम के एनएवी को लिया जाएगा। डिफॉल्ट स्कीम क्या है आगे आने वाली स्लाइड में हम बात करेंगे। बाय एंड लार्ज आप सभी को डिफॉल्ट स्कीम पता होगा क्योंकि डिफॉल्ट स्कीम इज वन एंड सेम विच इज अवेलेबल इन एनपीएस आल्सो, जिसमें आप शायद जानते भी होंगे या हो सकता है आप अगर एनपीएस सब्सक्राइबर हैं और आपने इन्वेस्टमेंट चॉइस एक्सरसाइज नहीं किया है तो यू आर ऑलरेडी इन डिफॉल्ट स्कीम। देयर आर 3 पीएफ, एसपीआई, एलआईसी, यूटीआई, ये 3 पेंशन फंड मैनेजर्स हैं। और अभी तक क्या था टिल 31 मार्च 2025, इसको जरूर नोट कीजिएगा आप लोग, ये नया डेवलपमेंट है। 31 मार्च 2025 तक अगर आपका 100 रुपीज डिफॉल्ट स्कीम में इन्वेस्टमेंट होता था तो उसमें से मैक्सिमम 15 रुपीज, 15 रुपया ही इक्विटी एक्सपोजर उसको मिल सकता था। इसका मतलब है 100 में से 15 रुपया ही आपका इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट हो सकता था। बट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 जो 15 रुपीज था, 15% था, इसको 25 कर दिया गया है। सो नाउ अंडर डिफॉल्ट स्कीम ऑल्सो द इक्विटी एक्सपोजर इज अप टू 25%। सो हम उसी डिफॉल्ट स्कीम की बात कर रहे हैं। डिफॉल्ट स्कीम का जो एनएवी होगा उसके अकॉर्डिंगली यूनिट यहां लोकेट हो जाएंगे बीसी में। आपके ऑफिस ने अगर टाइमली पैसा भेजा है, रेगुलरली टाइमली, तो आपको ऑफिस के एंड से कोई डिले नहीं हुआ है। एंड थर्ड, आप हम ये मान के चलेंगे एज ए स्टैंडर्ड कि आपने कोई भी पार्सल विड्रॉल नहीं किया है और कोई भी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन नहीं किया है। सो 3 प्रिंसिपल: इन्वेस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ डिफॉल्ट स्कीम, नो डिले फ्रॉम द ऑफिस, फ्रॉम पीओ साइड, एंड there is no withdrawal, no partial withdrawal, and no additional voluntary contribution. So this is the fundamental principle of benchmark corpus. एक स्टैंडर्ड पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे आईसी की। नेक्स्ट, बेंचमार्क कॉर्पस एक स्टैंडर्ड पॉइंट था बट आईसी इज नॉट स्टैंडर्ड। ये रियल है, रियल लाइफ केस आपका आईसी होगा। बीसी में आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। बीसी तो बनता चला जाएगा मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। आपके माइंड में आ सकता है कि हमें बीसी पता कैसे चलेगा? क्या सब्सक्राइबर को बीसी दिख सकता है? उसको कुछ उसमें आइडिया लगा सकते हैं कि मेरा आईसी या बीसी कितना है, कितने का डिफरेंस है, क्या शॉर्टफॉल है, क्या एक्सेस है? यस, इट इज वेरी मच अवेलेबल टू ऑल सब्सक्राइबर हु विल ऑप्ट यूपीएस immediately after their exercising the option of this। next month से जब आप CRA आईडी पासवर्ड का यूज करके लॉगिन सिस्टम में करेंगे तो होल्डिंग में आपको दिखेगा कि आपके आईसी की क्या वैल्यू है और आपके बीसी की क्या वैल्यू है। सो आपको उस पर दिखता भी रहेगा। अगर मान लीजिए आपके आईसी की वैल्यू कुछ कम होती है ड्यू टू डिले फ्रॉम योर ऑफिस साइड, यू नीड टू रिक्वेस्ट, यू रेज सेंड सम ईमेल टू योर दैट पर्टिकुलर पीओ। और अगर एक बार दो बार में नहीं मानते तो यू नीड टू रेज दिस थिंग टू योर हायर ऑफिशियल कंप्लेंट, बिकॉज दैट पर्टिकुलर डिले इज गोइंग टू मेक डिफरेंस इन योर अस्योर्ड पे आउट। आपको जो एडमिसिबल या अस्योर्ड पे आउट जो भी मिलेगा यूपीएस में, उसमें डिफरेंस आ जाएगा। हाउएवर यूपीएस रूल इज कमिंग very shortly, it will come and it will address, but in the meantime आपको अपने, देखिए एनपीएस रूल भी है, फिर भी कई बार ऑफिसेस सेम सेट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग फॉर एनपीएस दे विल वर्क फॉर यूपीएस आल्सो। तो ऐसा नहीं होगा कि मैं एनपीएस में मेरा ढीला ढाला रवैया था, यूपीएस आते ही मैं बिल्कुल तेज तर्रार हो जाऊंगा। आई एम वन एंड सेम पर्सन, so rules are there, but I once again requesting please take care of this thing, otherwise the individual who has delayed the things they will be personally responsible। चलिए हम आईसी की बात करते हैं। IC is real life situation, so practically IC is the everything here। मान लीजिए 25 ईयर की एज में आपके ऑफिस में किसी ने ज्वाइन किया, उन्होंने यूपीएस ही लिया, उनको लगा यूपीएस इज बेटर फॉर हिम, गारंटी है, गारंटी फैक्टर लेना चाहते हैं, यूपीएस लिया। और बट 20 उनकी एज क्या है? 25 ईयर। रिटायरमेंट एज क्या है? ऑन द अटेनिंग एज ऑफ 60 ईयर्स। तो 35 ईयर का होराइजन है। सो सब्सक्राइबर है डिसाइडेड कि मैं अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो डिफॉल्ट स्कीम में नहीं करना चाहता हूं। व्हाई? बिकॉज
LC50 is available. LC50 is a life cycle fund which provide equity exposure up to 50%. अगर 100 रुपीज आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो जब तक आप 35 ईयर के होंगे तब तक आपका 50 रुपया इक्विटी में ही इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। जैसे 36 ईयर के होंगे वो 50% 48 हो जाएगा, 37 ईयर के होंगे 48 से वो 46 हो जाएगा। सो टैपरिंग डाउन अप 2% हैपनिंग टिल एज ऑफ 55 ईयर्स। बट एज आप सभी को पता है nowadays people are very much aware about financial things also. So the particular subscriber जिसकी मैं hypothetically बात कर रहा हूं, suppose that he is very much aware. उन्होंने कहा कि equity is able to give me higher return in comparison to government securities. So मैं LC50 लेना चाहता हूं so that अगर मेरे पास कुछ एडिशनल रिटर्न आ जाता है तो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। But vice versa is also true. Equity exposure is for longer horizon is a definitely good proposition. But आप जानते हैं equity market में is volatile one and there is a possibility of risk also, downside is also. So पहला point देखिए, investment choice made by subscriber. Subscriber will decide कि उनको default scheme में रहना है या LC50, G100, LC25 जो भी investment choice available है, उसके कारण subscriber का ICBC में difference आ सकता है, positive negative दोनों हो सकता है। कंट्रीब्यूशन एज एंड व्हेन रिसीव्ड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देयर इज अ टाइम लाइन फॉर कंट्रीब्यूशन रेमिटेंस फ्रॉम द पीओ साइड, बट इफ देयर इज अ डिले अंडर यूपीएस, आई वांट टू एक्सप्लेन वन मोर थिंग हियर। आपको मैंने 28, 25 एंड लास्ट वर्किंग डे एनपीएस में बताया, यूपीएस में एक एडिशनल फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, वो क्या है? आई टेक वन एग्जांपल। मान लीजिए 31 जनवरी इज अ वर्किंग डे, आपको 31 जनवरी अगर वर्किंग डे है तो सैलरी आपको 31 जनवरी को ही मिलेगी, और 1 फरवरी इज आल्सो वर्किंग डे, जो नेक्स्ट डे है वो भी वर्किंग है। तो एनपीएस आर्किटेक्चर कैसा बना है? 31 जनवरी जब आपको सैलरी मिली, आपके पीओ ने एनपीएस के कंट्रीब्यूशन को रेमिट कर दिया एनपीएस आर्किटेक्चर में, T+1 डे, T इज द 31 जनवरी +1 प्लस T+1 वर्किंग डे। तो बिकॉज T+1 दैट इज 1 फरवरी, दैट इज अ वर्किंग डे, तो पहली फरवरी जो 1 फरवरी है उस दिन का जो भी एनएवी होगा आपकी स्कीम में, जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो एनएवी होगा, अकॉर्डिंगली आपको यूनिट्स अलोकेट हो जाएंगी। बट अंडर यूपीएस अनदर 1 मंथ टाइम हैज गिवन। सो सेम एग्जांपल, मान लीजिए ये जो मैंने एग्जांपल दिया है एनपीएस के लिए हुआ। मान लीजिए यूपीएस के सब्सक्राइबर हैं और उनके ऑफिस ने वो 31 जनवरी को सैलरी तो दे दी लेकिन यूपीएस कंट्रीब्यूशन नहीं भेजा, तो क्या होगा? मान लीजिए उन्होंने 10 फरवरी को भेजा, तो जो 10 तारीख का एनएवी होगा डिफॉल्ट स्कीम का, वो बीसी का पार्ट बन जाएगा और सब्सक्राइबर को कोई नुकसान नहीं होगा। ये 28 फरवरी मतलब नेक्स्ट मंथ के कंप्लीट जितने दिन है, क्योंकि हम फरवरी की बात करें तो 28 फरवरी है, अगर ये मार्च या अप्रैल होता तो 30-31 जो भी डेट होती वो लास्ट वर्किंग डे तक ले लिया जाएगा। लेकिन अगर वो 1 महीने से ज्यादा डिले होता है तो एज एंड व्हेन रिसीव्ड, इसका मतलब ये है, जो एग्जांपल मैंने लिया, मान लीजिए 4 अप्रैल को, जनवरी का पैसा 4 अप्रैल के ऑफिस में आता है, तो एक्चुअली बीसी जो है बेंचमार्क कॉर्पस का जो यूनिट्स होगा वो 28 फरवरी के एनएवी के हिसाब से हो जाएगा, लेकिन आईसी में वो 4 अप्रैल का जो यूनिट आपका एनएवी होगा उसके अकॉर्डिंगली होगा। सो देयर इज अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी कि जो एग्जांपल मैं ले रहा हूं उसमें सब्सक्राइबर को नंबर ऑफ यूनिट्स कम मिले, क्योंकि एनएवी बढ़ गई है 2-3 महीने में, कुछ जो बढ़ी, और अगर ये रिपीटेडली होता रहा तो सब्सक्राइबर का आईसी सब्सटेंशियली रिड्यूस हो सकता है। दैट्स व्हाई कंट्रीब्यूशन एज एंड व्हेन रिसीव्ड, बट बी assured यूपीएस रूल इज कमिंग, बट there is a requirement of punctuality and regular timely and regular contribution remittance from office side। देखिए रूल जो होते हैं इसका मतलब ऐसा नहीं हो जाता कि सब लोग बिल्कुल रूल फॉलो ही कर लेंगे, ये इंडिविजुअल है जो रूल फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। तो आई रिक्वेस्ट वंस अगेन प्लीज फॉलो दैट रूल, अदरवाइज सब्सक्राइबर को तो प्रॉब्लम होगी ही, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑब्लिगेशन है उनको फुलफिल करना है, उसमें आपने डेंट कर दिया तो आप पर्सनली रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। आपसे वो पैसा जो है उस कंपनसेशन प्लस वो रिकवर किया जाएगा और आपके कैरियर रिकॉर्ड में भी लिखा जाएगा ड्यू टू योर रीजन दैट हैज हैपेंड। एनपीएस में भी होता है, यूपीएस में भी होगा। सो आई रिक्वेस्ट पीओ एंड डीडीओ प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग। नाउ थर्ड पॉइंट, पार्शियल विड्रॉल रिड्यूस आईसी। आप सभी को पता है अंडर एनपीएस देयर इज अपॉर्चुनिटी ऑफ पार्शियल विड्रॉल इज अवेलेबल, सेम पार्शियल विड्रॉल अवेलेबल टू यूपीएस सब्सक्राइबर आल्सो। इफ देयर इज जेन्युइन रिक्वायरमेंट डेफिनेटली प्लीज गो फॉर दैट। ऐसा नहीं है कि आपका आईसी कम हो जाएगा तो आपने पार्शियल विड्रॉल करना ही नहीं है। इफ देयर इज जेन्युइन रिक्वायरमेंट यू कैन विड्रॉ दैट
डाउन द लाइन अगर आपको लगता है 2-3 साल में नाउ यू आर इन बेटर फाइनेंशियल सिचुएशन, यू कैन रिकूप दैट, आप रिकूप कर दीजिए। आपको आपने 1 लाख रुपया निकाला था, आपको लगा कि 3 साल में इसकी वैल्यू 1,30,000 हो जाती है, तो नॉट इन वन गो, आपने 5,000 एवरी मंथ या जैसा आप चाहें, जो भी अमाउंट चाहे उसको रिकूप कर सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट एक्चुअली आपके कॉर्पस पे कोई डेंट भी ना हो और यू कैन एंजॉय द रिक्वायर दिस फैसिलिटी ऑफ पार्सल विड्रॉल। लेकिन अगर पार्सल विड्रॉल हुआ है, रिकूप नहीं हुआ है, तो आपका आईसी कम हो जाएगा। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन विल बी एडेड इन आईसी, आपने जो भी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन किया है वो आपके आईसी का पार्ट होगा, जबकि बीसी का पार्ट नहीं होगा। सो कंट्रीब्यूशन फॉर द पीरियड ऑफ बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द क्वालिफाइंग सर्विस, सपोज दैट आप 20 ईयर की एज में किसी सब्सक्राइबर किसी इंडिविजुअल ने जॉब ज्वाइन कर लिया, कहीं वो प्राइवेट सेक्टर में बैंक या कहीं भी जॉब कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना एनपीएस का प्लान ओपन कर लिया था और उनका जब 30 साल की एज तक उनका 5 लाख रुपीज का कॉर्पस है, जब वो यूपीएस ज्वाइन करते हैं ऑन ज्वाइनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज, तो आई रिक्वेस्ट कुछ नहीं किया mute your mic, we are start receiving some noises. एनपीएस एसडीवीएस की डाक जो है डिस्पैच में दे करके आवाज आ रही है, ये कौन से सर्कल से आ रही है, कौन है? बंद कर दिया, म्यूट कर दिया, निकाल दो बाहर, आगे से जिनकी भी आएगी उनको मीटिंग से आउट कर। सो देखिए, आपका आईसी का पार्ट तो सभी बनेगा, लेकिन बीसी वही है जो आपको क्वालिफाइंग सर्विस को डिनोट करता है। अब हम बात करते हैं आईसीबीसी, आई बिलीव आप समझ गए होंगे, बस थोड़ा सा एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूं। बीसी इज ए स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करेगा। वहां 3 प्रिंसिपल है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है डिफॉल्ट स्कीम में है, ऑफिस तरफ से डिले नहीं हुआ है, आपने कोई पार्सल विड्रॉल या कोई भी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, स्टैंडर्ड पॉइंट क्रिएटेड है। जब आप रिटायर्ड होंगे तो कंपेयर किया जाएगा कि आप, बीसी तो फिक्स है, बीसी कोई नहीं चेंज कर सकता है, आईसी बिल्कुल चेंज हो सकता है ड्यू टू दीज रीजन। इन्वेस्टमेंट चॉइस आपने लिया, हो सकता है आपका आईसी ज्यादा हो गया हो या कम हो गया हो, कंट्रीब्यूशन डिलेड आया तो हो सकता है कि आपका इसका आईसी कम हो गया हो, पार्सल विड्रॉल आपने किया और रिकूप नहीं किया तो आपका आईसी कम होगा। सो नाउ द पॉइंट ऑन बॉटम यू कैन सी, इफ द आईसी इज लेसर देन बीसी, रीजन क्या है हमने डिस्कस कर लिया। फिर क्या होगा, एडमिसिबल पे आउट शैल बी प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस, आपको जो अमाउंट मिलने वाला है, मान लीजिए आपको 50% के रेट से 1 लाख रुपए पर मंथ पेंशन मिलने वाली थी, लेकिन आपका आईसी कम हो गया कुछ प्रोपोर्शन में, तो हो सकता है आपको 1 लाख के बजाय 96,000 मिल रहा है, 97 मिल रहा है। ये मैं हाइपोथेटिकली बता रहा हूं, क्योंकि कितना कम होगा आईसी अकॉर्डिंगली वो प्रोपोर्शनली रिड्यूस हो जाएगा। सेकेंड केस देखिए, पहला केस में हमने आपको बताया आईसी कम है, बट यू विल हैव अपॉर्चुनिटी टू रिप्लेनिश द शॉर्टफॉल के कारण आपको पता है, और आप ये कब कर सकते हैं, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आपने लॉगिन किया, मान लीजिए आज आपने लॉगिन किया, आपने 2 महीने पहले यूपीएस में ऑलरेडी आप ऑप्ट कर चुके हैं, आपने जाके देखा कि मेरा बीसी 10,000 रुपया है और आईसी 9,800 रुपया है, 200 रुपए मेरा बीसी ज्यादा है, मतलब आईसी कम है, तो डेफिनेटली आईसी अगर कम है तो आपका जो प्रोपोर्शनली रिड्यूस्ड अस्योर्ड पे आउट मिलेगा, जिसको हम एडमिशनल पे आउट कहते हैं, तो क्या आप कर सकते हैं, वो 200 रुपए आप रिकूप कर सकते हैं देन एंड देयर, या तो एट द टाइम ऑफ व्हेन यू आर गोइंग टू गेट द बेनिफिट, जब आप रिटायर्ड हो रहे हैं, सुपरएनुएट हो रहे हैं, तब आप देखते हैं कि आपका आईसी 1 करोड़ रुपया है और जो बीसी है, सॉरी बीसी 1 करोड़ रुपया है, आईसी 99,50,000 है, 50,000 रुपया कम है, 25,000 कम है, तो आप अपनी पॉकेट से उतना पैसा डाल सकते हैं अपने आईसी में और आपका आईसी बीसी बराबर कर सकते हैं। देन व्हाट विल हैपन, आपको अस्योर्ड पे आउट जो 50% के रेट से वो पूरा मिलेगा, अदरवाइज प्रोपोर्शनली रिड्यूस मिलेगा। सो शॉर्टफॉल को रिप्लेनिश करने की अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड एट द टाइम ऑफ योर रिटायरमेंट आल्सो। इन केस आईसी इज ग्रेटर देन बीसी, क्या आईसी बीसी से ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अभी हमने डिटेल में बात की है। क्यों हो सकता है? आपने एलसी 50 लिया, आपका बीसी तो 1 करोड़ रुपया ही है, आईसी आपका 1 करोड़ 10 लाख हो गया, 1 करोड़ 8 लाख रुपया हो गया, तो क्या ऐसा प्राइमा फेसी तो ऐसा लग रहा है कि अब मेरा आईसी जब ज्यादा हो गया तो मुझे अब पेंशन अमाउंट भी ज्यादा मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। पेंशन आपको बीसी से ज्यादा नहीं मिल सकता है, बीसी स्टैंडर्ड पॉइंट है। अगर आप रिकॉल करेंगे व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग बीसी, सो ऑन दैट स्टैंडर्ड अमाउंट आपका बेनिफिट वहीं से डिराइव होगा। तो बीसी जो है आपका 1 करोड़ है, आईसी आपका 1 करोड़ 8 लाख है, तो 8 लाख रुपए का क्या होगा, ये 8 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में पे कर दिया जाएगा। इट विल बी कंसीडर्ड द एक्सेस अमाउंट और आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नाउ अब 1 करोड़ 8 लाख में से 8 लाख ट्रांसफर कर दिया गया। नाउ योर आईसी एंड बीसी इज वन एंड सेम अमाउंट, सो यू आर गोइंग टू रिसीव द
assured payout at the rate of 50%. आपके लास्ट 12 मंथ बेसिक पे का जो एवरेज होगा उसका 50% आपको मिलेगा. So I believe IC और BC पे हमने काफी टाइम लगाया, आपको समझ में आ गया होगा, but still if some query is still there, we will discuss. Investment choice to subscriber under UPS. NPS में जो भी investment choices available है, I believe you all are aware that from 1st April 2019, जब आपका NPS का contribution employer side से 10% से 14% किया गया था, during that period only, actually why this thing has came in the picture. Subscriber is the major stakeholder under NPS and UPS. तो NPS में सब्सक्राइबर ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, PFRDA और सारे फोरम पे ये रेज किया कि हम OPS में नहीं है, हम मैंडेटरी NPS में है. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल, अराउंड 95% पीपल स्टिल इन डिफॉल्ट स्कीम. सो डिफॉल्ट स्कीम में क्या था आप सभी को पता है, मैक्सिमम 15% कैन बी इन्वेस्टेड इन इक्विटी. पीपल हु आर अवेयर, दे वर सेइंग दैट वी वांट हायर इक्विटी एक्सपोजर. हमारा 30 साल, 35 साल, 32 साल की सर्विस है और इक्विटी एक्सपोजर हायर साइड कैन प्रोवाइड बेटर एंड गुड रिटर्न. सो व्हाई वी आर कन्फाइंड टू 15%? क्योंकि पहले केवल डिफॉल्ट स्कीम थी. Till 31st March 2019, there is no option of investment choice. So Government of India has decided from 1st April 2019, if the central government employee want to go for investment choice, they can make their own choice. So default pattern तो था ही, वो अभी भी कंटिन्यू है. 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. देखिए, इक्विटी की अभी हम पॉजिटिव साइड में बात कर रहे हैं, इसका नेगेटिव साइड भी हो सकता है अगर इक्विटी हैज नॉट परफॉर्म बेटर. सो देयर आर पीपल जिन्होंने डिसाइड किया, और हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो डिसाइड करें, विच इज द सेफेस्ट एसेट क्लास अवेलेबल, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. व्हेन आई एम सेइंग सेफेस्ट, इट इज इन नॉट एब्सोल्यूट टर्म, रिलेटिव टर्म में होता है, क्योंकि इस दुनिया में सेफेस्ट कुछ नहीं है, लेकिन रिलेटिव टर्म में होता है. जब हम इक्विटी की बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मच मोर सेफर देन दैट. बट जो सेफेस्ट है उसका रिस्क लोअर रिटर्न का भी है. सो 100% जी से किसी ने बोला कि मुझे ज्ञान की सारी बातें पता है इन्वेस्टमेंट की, बट व्हेन इट इज मैटर ऑफ माय मनी, आई वांट टू बी इन सेफेस्ट एसेट क्लास, दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. उन्होंने सारा डिफॉल्ट पैटर्न से रिडीम किया. मान लीजिए 10 लाख का कॉर्पस है, 10 लाख रिडीम्पशन आया और वो पूरा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेस हो गई, तो 7 to 8% का उनको रिटर्न आएगा. LC50, किसी सब्सक्राइबर ने डिसाइड किया कि डिफॉल्ट पैटर्न ओनली 15%, अगर आज की बात करें 25% हो गया, तो 25% की सब्सक्राइबर सेटिस्फाइड नहीं है इक्विटी एक्सपोजर से. सो सब्सक्राइबर डिसाइडेड लाइफ साइकिल फंड 50, नंबर 50 एंड 25 इज डिनोटिंग मैक्सिमम इक्विटी एक्सपोजर. सो LC50 लिया. LC25 इज अब बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं रह गया है जब से डिफॉल्ट पैटर्न आ गया है. डिफॉल्ट पैटर्न में भी 25% हो गया, बिकॉज LC25 में 35 ईयर के बाद वो रिड्यूस होता चला जाएगा 1%. बट डिफॉल्ट पैटर्न में लाइफ टाइम आपकी इक्विटी एक्सपोजर 25% बना रहेगा. सो ये ऑप्शन है, तो हम आपको बता रहे हैं. सो ये ऑप्शन NPS और UPS दोनों सब्सक्राइबर के लिए है. UPS के सब्सक्राइबर भी अपनी इस एक्टिविटी को परफॉर्म, इन्वेस्टमेंट चॉइस परफॉर्म कर सकते हैं. ऑप्शन टू चेंज ऑफ द चॉइस ऑफ पेंशन फंड एंड इन्वेस्टमेंट चॉइस, इन्वेस्टमेंट पैटर्न. सो पेंशन फंड आप एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में एक बार कर सकते हैं. मतलब मान लीजिए एज ऑन टुडे आप डिफॉल्ट स्कीम में हैं, डिफॉल्ट में 3 PF है, SBI, UTI, LIC, बट आपने किसी XYZ PF या इन तीनों में से किसी एक PF के साथ LC50 लेना चाहते हैं, G100 लेना चाहते हैं, तो आपने XYZ को डिसाइड किया कि मैं XYZ के साथ जाना चाहता हूँ. तो XYZ PF को, PF जब मैं कह रहा हूँ पेंशन फंड, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपके पैसे का वो इन्वेस्टमेंट, आपका जो कॉर्पस है उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ करे, 100% G में करे, LC50 में करे, LC25 में करे. तो आप अपने PF की चॉइस एक फाइनेंशियल ईयर में एक बार चेंज कर सकते हैं. और मान लीजिए कि आपने G100 सेलेक्ट कर लिया, आपके कलीग्स ने LC50 किया हुआ है, 6 मंथ डाउन द लाइन आपने कंपेयर किया कि LC50 वाले को 10% का रिटर्न आ रहा है, आपको 7.5, 8%, तो आपको रिग्रेट हुआ कि मैंने तो गलती कर दी. सो वेदर यू हैव एनी अपॉर्चुनिटी, यस यू हैव अपॉर्चुनिटी. ट्वाइस इन अ फाइनेंशियल ईयर यू कैन मेक चेंजेस इन योर इन्वेस्टमेंट पैटर्न. सो एक साल में 2 बार आप इन्वेस्टमेंट पैटर्न चेंज कर सकते हैं, अपने PF को एक बार चेंज कर सकते हैं. डिफॉल्ट पैटर्न के बारे में आपको पता है. और अगर आपने कोई भी चॉइस नहीं ली, सो बाय डिफॉल्ट यू आर इन्वेस्टेड इन डिफॉल्ट पैटर्न. Next, default pattern is the investment choice where subscriber will have
सब्सक्राइबर इज नॉट गोइंग टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी, केवल उसको परफॉर्म करना है एक्सरसाइज लेने के लिए. ऑटोमेटिक एसेट एलोकेशन इज देयर. 25% maximum equity exposure is there. There actually broadly there is a three kind of asset class: ECG, equity, corporate bond, government securities. So 25% equity में लग सकता है और remaining जो है up to 65% government securities में, corporate bond में. 25% से ज्यादा नहीं होगा. Yeah. That's why LC50 is came picture. So अगर आपने कोई चॉइस नहीं लिया है तो by default ये default pattern. Next. सो डिटेल में हमने बात कर ली, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा इसमें टाइम लगा है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग न्यू भी हो जो एनपीएस में भी इन्वेस्टमेंट के बारे में ना जानते हो. सो एनपीएस और यूपीएस में जो इन्वेस्टमेंट चॉइस है दैट इज वन एंड सेम. नाउ एलिजिबिलिटी टू रिसीव बेनिफिट अंडर यूपीएस. यूपीएस के बेनिफिट्स किसको किसको मिल सकता है, एलिजिबल कौन है. इन केस ऑफ एन एम्प्लॉय सुपरएनुएटिंग आफ्टर क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 10 ईयर. आप 50 साल के हैं, 10 साल आपने कंप्लीट किया, 10 साल का आपकी सर्विस कंप्लीट होगी, मतलब आप सुपरएनुएट हो गए और 10 ईयर कंप्लीट हो गया, तो आपके लिए यूपीएस अवेलेबल है. मतलब मिनिमम 10 ईयर इज रिक्वायर्ड. अगर आपकी सर्विस, हमारे पास कोई आरटीआई या क्वेरी भी आई थी कि 9 ईयर 9 मंथ या सम डे था, सो एज पर नोटिफिकेशन इट इज मिनिमम 10 ईयर्स कंप्लीटेड, मिनिमम 10 ईयर्स देयर. अगर आप 10 ईयर की सर्विस कंप्लीट करते हैं तो यूपीएस के बेनिफिट्स आपके लिए एप्लीकेबल है. इन केस ऑफ गवर्नमेंट रिटायरिंग सम एम्प्लॉय अंडर फंडामेंटल रूल FR 56J कहा जाता है. इसमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने एंड से, सब्सक्राइबर की विलफुली चॉइस नहीं है, ड्यू टू मेनी सर्टेन रीजन गवर्नमेंट ने रिटायर किया FR 56J में, और वो एज ए पेनल्टी नहीं था. सब्सक्राइबर के जो एम्प्लॉय थे ड्यू टू सम रीजन वो कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे या तो कुछ मेडिकल इश्यू हुआ, तो गवर्नमेंट ने रिटायर किया. उस केस में भी सब्सक्राइबर को यूपीएस का बेनिफिट अप्लीकेबल हो जाएगा. और FR 56J के केस में सब्सक्राइबर को जब रिटायर किया जाएगा, on the particular day सब्सक्राइबर को सारे बेनिफिट तुरंत अवेलेबल हो जाएंगे. देयर इज नो वेटिंग पीरियड इन केस ऑफ FR 56J. जो क्या क्या बेनिफिट है, सब्सक्राइबर को लमसम पेमेंट तुरंत अप्लीकेबल हो जाएगा. उनको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा. ऐसा नहीं तुरंत का मतलब ये नहीं कि वो रिटायर्ड हुए सब उनके अकाउंट में आ जाएगा. ही नीड टू परफॉर्म ऑल द एक्टिविटी बट ही विल बी एलिजिबल टू गेट ऑल द बेनिफिट्स इमीडिएटली फ्रॉम द डे ही गॉट रिटायर्ड अंडर FR. एंड वॉलेंट्री रिटायरमेंट. अगर कोई सब्सक्राइबर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 25 इयर्स ऑफ सर्विस, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 25 साल की सर्विस आपकी कंप्लीट हो गई, उसके बाद आप वीआरएस के लिए जाते हैं, आपका ऑफिस वीआरएस की फैसिलिटी 25 ईयर में एक्सेप्ट करता है, तो आपको भी अश्योर्ड पे आउट मिलेगा. लेकिन जो देखिए यूपीएस में क्या क्या बेनिफिट अवेलेबल है, जो आपको लमसम पेमेंट है वो इमीडिएटली मिल जाएगा. इन केस ऑफ वीआरएस ऑल्सो आपको अप टू 60% जो फाइनल विड्रॉल है वो भी एप्लीकेबल होगा इमीडिएटली. बट द अश्योर्ड पे आउट, जो पेंशन है, जो पे आउट मतलब पेंशन है, यहाँ पे पेंशन आपको डीम डेट ऑफ सुपरएनुएशन. अगर आप 55 के हैं तो जब आप 60 के होंगे तो आपको पेंशन मिलना चालू होगी. हाउएवर आपकी पेंशन पहले से डिसाइड हो गई है. उसका जो रूल है कि लास्ट 12 मंथ, जब आप रिटायर्ड हो, लास्ट 12 मंथ है. अभी कहीं से आवाज आ रही है, आप आवाज कहीं से आ रही है. तो लास्ट 12 मंथ, आपके रिटायरमेंट के लास्ट 12 मंथ का जो बेसिक होगा, इसमें डीए की बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो बेसिक होगा उसका एवरेज निकाला जाएगा, उसको 50% कर दिया जाएगा. वो अमाउंट आपको अश्योर्ड पे आउट के रूप में अलॉन्ग विद डीआर मिलेगा. बट कब मिलेगा? ऑन द डीम डेट ऑफ सुपरएनुएशन. आई बिलीव इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. मिनिमम 10 ईयर की सर्विस रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू गेट द बेनिफिट अंडर यूपीएस. अगर किसी का 10 साल से कम है तो वो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा. इन केस ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट 25 ईयर वीआरएस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 25 इयर्स, assured payout deemed date of superannuation पे मिलेगा. However, the lump sum payment and final withdrawal option will be available immediately after the taking VRS. लेकिन VRS में ध्यान रखिएगा मिनिमम 25 इयर्स की क्वालिफाइंग सर्विस कंप्लीट होने के बाद भी यहाँ है. And in case of removal, dismissal from service and resignation, as on today, no provision of benefit is available under UPS. We have raised these concerns क्योंकि जैसे आज यहाँ एक वेबिनार हो रहा है across India, across all central government accounting formation. We have done physical and digital meetings. We have received many feedbacks. We have raised to competent authority in government. So आपको पता होगा लास्ट मंथ में आपको जो ओपीएस के बेनिफिट्स आए और ग्रेच्युटी वाला डीओपीडब्ल्यू लाया, टैक्स वाला आया. सो वी हैव रेज मेनी थिंग्स. गवर्नमेंट ने कहीं क्लैरिफिकेशन ला दिया है. फ्यूचर हो सकता है कुछ मैटर पे क्लैरिफिकेशन आए, बट
As on date, the factual position is this. Qualifying service. Qualifying service, next slide. Qualifying service is detailed out in Regulation 13 of PFRDA UPS regulation. So ये डिटेल में अवेलेबल है. By and large, qualifying service is that period from for the period you are receiving the contribution. जिस period के लिए आपको contribution आ रहा है वो आपको qualifying service होगा. When I'm saying by and large, why I'm saying this? Because इसमें कुछ nitty-gritties भी हैं. आप जो इसमें interested हैं, please refer Regulation 13, क्योंकि आप लीव पे हैं, सस्पेंशन है और बहुत सारे कंडीशंस होती है, तो उसके अलग अलग नियम है. बट बाय एंड लार्ज जिस पीरियड के लिए आपका कंट्रीब्यूशन आएगा यूपीएस का, वो क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट किया जाएगा. सो क्वालिफाइंग सर्विस मैक्सिमम कितना लिया जा सकता है अंडर यूपीएस? आपको ये 25 साल 300 ही लिया जा सकता है. तो अभी तो मैंने एग्जांपल 35 ईयर का दिया था, तो उसमें क्या होगा? देखिए आपका क्यू जो है वो 300 से ज्यादा नहीं हो सकता है और मिनिमम 120 होना चाहिए, क्योंकि 10 साल की सर्विस है. एक साल में 12 महीने है, 12 मंथ है. सो 120 मंथ फॉर मिनिमम 10 इयर्स एंड मैक्सिमम 25 इयर्स आर टेकन फॉर द पर्पस ऑफ क्यू एंड कैलकुलेशन. बट मान लीजिए किसी सब्सक्राइबर की 35 ईयर की सर्विस है, उनका जो लास्ट 12 मंथ का सैलरी होगी वो डेफिनेटली 25 साल सर्विस वाले से ज्यादा होगी. एंड when I will describe the lump sum payment, then you will understand how this queue is working and helping subscriber in higher horizon of service. So this is about qualifying service. Next, various benefits available under UPS. So this particular slide is depicting the different kind of benefit available to UPS subscriber. But ऐसा नहीं है कि सारे benefit किसी एक subscriber को मिल जाएंगे. ये different category of benefits हैं, वो different subscriber के लिए differently available होंगे. अब ये क्या है हम बात करते हैं यहाँ पे. This particular slide is talking about benefit available to subscriber who retired on or after 1st April 2025. तो ये past retirees की हम बात नहीं कर रहे हैं. जो लोग 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद रिटायर्ड होंगे उनके लिए ये सारे बेनिफिट होंगे. अब बेनिफिट की हम बात करते हैं. लमसम पेमेंट. लमसम पेमेंट क्या है? सो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज विद लमसम विड्रॉल ऑफ एनपीएस एंड लमसम पेमेंट ऑफ यूपीएस. आपको कीवर्ड क्या है? डिफरेंशिएटिंग कीवर्ड क्या है? विड्रॉल. जो लमसम विड्रॉल था एनपीएस में अप टू 60%, उसको यहाँ पे फाइनल विड्रॉल कहते हैं. अगर आप यहाँ पे रो देखेंगे, 4th रो देखिए, 5th रो देखिए, फाइनल विड्रॉल FW परसेंटेज. सो फाइनल विड्रॉल इज वन एंड सेम थिंग विच इज अवेलेबल इन एनपीएस एज अ लमसम विड्रॉल. सो विड्रॉल इज अ कीवर्ड. आपको अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो विड्रॉल कीवर्ड को याद कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके कॉर्पस में से विड्रॉल करने की बात हुई है. नाउ आई एम कमिंग बैक टू लमसम पेमेंट. लमसम पेमेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? आई विल टेक वन एग्जांपल. मान लीजिए सब्सक्राइबर ने 35 ईयर की सर्विस कंप्लीट की और जब वो रिटायर्ड हुए, जिस मंथ में रिटायर्ड हुए एक्चुअली उस मंथ में उनका जो बेसिक प्लस डीए, जब मैं लमसम पेमेंट की बात कर रहा हूं मैं डीए की भी बात कर रहा हूं. अस्योर्ड पे आउट में हम डीए की बात नहीं करेंगे क्योंकि उसके ऊपर उन्हें डीआर मिलना है. सो लमसम पेमेंट लास्ट मंथ का जो सैलरी है बेसिक प्लस डीए 5 लाख रुपया है, 5 लाख रुपीज. इट इज वेरी मच पॉसिबल. 35 ईयर की सर्विस है, 5 लाख रुपया है, उसका 10% निकाल दीजिए, उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए. 5 लाख का 10% हुआ 50,000. नाउ सब्सक्राइबर का 35 ईयर की सर्विस है, एक साल में 2 कंप्लीटेड 6 मंथ होते हैं. तो 35 ईयर में 70 कंप्लीटेड 6 मंथ मैं मानता हूं. अगर वो कंप्लीटेड नहीं होंगे तो इंस्टेड ऑफ 70 वी विल टेक 69. For the sake of easiness of calculation, I am taking completed 6 month. Completed 6 month है 70 6 month है. अब आप 50,000 को 70 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. So I believe it is 35 lakh rupees. So you are going to receive 35 lakh rupees as a lump sum payment. And when I was giving the calculation and formula, the mechanism, maybe something is coming in your mind about gratuity. I believe same kind of calculation is happening in gratuity. कुछ अलग हो सकता है, but अगर आपको लग रहा है कि हमें gratuity के अलावा के बजाय instead of gratuity you are going to get the lump sum, then you are not right. You will get lump sum payment over and above your gratuity. Whatever gratuity you are eligible and entitled, you will receive that also. So gratuity payment act के अंतर्गत है and UPS, NPS जो हम बातें कर रहे हैं वो PFRDA Act 2013 के अंतर्गत है. So both are different acts. Gratuity आपको जो भी मिलनी चाहिए वो मिलेगी. Lump sum payment हम जो बात कर रहे हैं ये आपको अलग से मिलेगा.
सो लमसम पेमेंट हो गया, आपको फॉर्मूला पता चल गया, इसमें आपका बेसिक प्लस डीए किया जाएगा। नाउ assured payout, lump sum payment is not going to make any difference, any impact on your other benefits of UPS. आपका assured payout कितने मिलने वाला है, क्या मिलेगा, इसका lump sum payment से एक्चुअली कोई मतलब नहीं है। lump sum payment में केवल दो फैक्टर देखा जा रहा है, completed 6 month एंड लास्ट मंथ का बेसिक प्लस डीए का 10%। अगर आपने ये कैलकुलेट कर लिया तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि lump sum payment कितना होगा। नाउ assured payout, suppose that for the same example what I have taken for the 35 years, 35 ईयर का सर्विस कंप्लीट हुआ, सब्सक्राइबर का जो बेसिक है, अब हम डीए नहीं ले रहे हैं, बेसिक है, उसका एवरेज निकाला जाएगा और उसको 50% कर दिया जाएगा। सो यू कैन सी एट द रेट ऑफ 50% ऑफ लास्ट 12 मंथली एवरेज बेसिक पे इमीडिएटली प्रायर टू सुपरएनुएशन। नाउ यू आर गोइंग टू गेट दिस थिंग। अगर आपका मिनिमम 25 ईयर की सर्विस कंप्लीट हो गई है और आपका आईसीबीसी के बराबर है, देयर आर टू कंडीशंस, एवरीबॉडी विल नॉट गेट अश्योर्ड पे आउट, देयर आर कंडीशन, टू कंडीशन आते हैं, मिनिमम 25 साल की सर्विस होनी चाहिए और आपका आईसीबीसी के बराबर है। सो इन दिस केस यू आर गोइंग टू गेट द अश्योर्ड पे आउट। अश्योर्ड पे आउट में क्या होगा, मान लीजिए किसी सब्सक्राइबर का अश्योर्ड पे आउट 1 लाख रुपया, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, सबकी अलग अलग सैलरी होगी, अलग अलग पे आउट बनेगा, फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल इज हाइपोथेटिकल। 1 लाख रुपए आपका 50% निकल के आता है, सो 1 lakh rupees is fixed. Now because we have requested everyone, if you have some query in your mind, please type your query in the chat box. अभी हमारे सामने presentation, we are not able to see chat box, after completion of that we will see, but I am trying to raise query from my side and replying that, because अभी आफ्टर 3 मंथ का जो हमारा पूरा ये एक्सपीरियंस रहा है, हमारे पास बड़ी जो क्वेरीज आती हैं, हमें पता है कि आपके माइंड में भी क्या क्वेरी आ रहा होगा, तो मैं अपने एंड से रेज कर दे रहा हूं। वेदर your pay commission is going to make, 6 pay commission is going to make difference in this 50%? No. 1 लाख रुपए जो मैंने एग्जांपल दिया वो फिक्स है, लेकिन अगर आप फर्स्ट स्लाइड को याद करेंगे, इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन, डीआर इज डायनेमिक, देयर इज अ टू फैक्टर, स्टैटिक एंड डायनेमिक। योर 50% इज स्टैटिक फैक्टर बट योर डीआर इज डायनेमिक फैक्टर। तो आपकी जो पेंशन है, जो पे आउट है, वो फिक्स नहीं रहेगी, वो बढ़ती रहेगी हमेशा डीआर के कारण फॉर लाइफ टाइम। जब तक आप अलाइव हैं तब तक बढ़ती रहेगी, बाद में स्पाउस का जो फैमिली पे आउट मिलेगा उसके हम बात करेंगे, वो भी, उस पर भी डीआर मिलता रहेगा। सो आई बिलीव आपको अश्योर्ड पे आउट समझ में आ गया। अश्योर्ड पे आउट इज अ कांसेप्ट ऑफ एट द रेट ऑफ 50%, मिनिमम 25 साल की सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए और आईसीबीसी के बराबर होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए किसी की 24 ईयर की सर्विस है, इन केस ऑफ योर डिफरेंस इन आईसीबीसी यू कैन रिकूप, बट आप अपने सर्विस पीरियड से रिकूप कर सकते हैं, जो आपका पीरियड है सो है। मान लीजिए 24 ईयर की सर्विस है, सो आपको अब 50% के बजाय कुछ फ्रैक्शन में कम अमाउंट मिलेगा, प्रोपोर्शनली रिड्यूस हो जाएगा। उसका जो फार्मूला है आप उस पर देखेंगे तो पता चल जाएगा। सो 25 ईयर इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू गेट द assured payout at the rate of 50%, minimum guaranteed payout. So in the very starting when I was giving example of very lesser amount of annuity under NPS, so I have explained it once again. minimum 10,000 रुपए का पर मंथ का पे आउट आपको मिलेगा अंडर यूपीएस। अगर आपका इसके ऊपर डीआर भी मिलेगा, 10,000 का पे आउट है प्लस डीआर, 10,000 इज फिक्स, डीआर इज डायनेमिक। सो व्हाट इज द कंडीशन, वेदर एवरीबॉडी इज गोइंग टू गेट दिस? नो। आपने अगर मिनिमम 10 ईयर की क्वालिफाइंग सर्विस कंप्लीट कर ली है और आपका आईसीबीसी के बराबर हो। अब दूसरा क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में, अगर मेरा आईसीबीसी का अमाउंट कम है और 10,000 तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो भी 10,000 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। यू हैव नथिंग टू डू विद योर आईसीआरबीसी अमाउंट। अगर आपका आईसीबीसी बराबर है इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल अमाउंट, तो भी आपको 10,000 मिलेगा, उसके ऊपर डीआर मिलेगा। मान लीजिए एक्चुअली में आपका कैलकुलेशन होने पे 6,500 रुपीज का एडमिशनल पे आउट बनता है, उसके ऊपर डीआर बनता है, बट आपका आईसीबीसी बराबर है और आपने 10 ईयर की सर्विस की है, तो सरकार उसको 6,500 से बढ़ा के 10,000 करेगी और 10,000 रुपए के ऊपर डीआर मिलता रहेगा लाइफ टाइम। इफ आईसी इज ग्रेटर देन बीसी, हमने बात कर ली है, जो भी एक्सेस अमाउंट होगा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। फाइनल विड्रॉल, final withdrawal is a one and same concept which is available in NPS as a lump sum withdrawal. सेम कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए अंडर एनपीएस आपका टोटल कॉर्पस 1 करोड़ रुपए का है, यू हैव अपॉर्चुनिटी टू, देखिए मोस्टली लोग यही करते हैं कि जो लंप सम विड्रॉल वो मैक्सिमम ले लेते हैं और मिनिमम का पेंशन लेते हैं। हाउएवर वो चाहे तो पूरे कॉर्पस का पेंशन परचेज कर सकते हैं, बट मेनी टाइम्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, इमीडिएट फंड, क्योंकि पेंशन तो आपको मंथली मिलेगी,
you have requirement and you have opportunity. अगर आपकी need and requirement है, आप उसको withdraw कर सकते हैं. In same manner, final withdrawal is made available under UPS also. You can withdraw from your IC up to 60%. देखिए IC और BC which is lower. मैंने IC बोला क्योंकि अगर IC हायर साइड में होगा तो आपका एक्सेस पे कर दिया जाएगा, तो लोअर साइड में जो रहेगा वही आ जाएगा. सो वॉलंटरी आपका जो फाइनल विड्रॉल है अप टू 60% है. 60%. तो कई बार ये क्वेरी हमारे पास आया, मान लीजिए मेरा टोटल IC 1 करोड़ रुपया है और मैं क्योंकि फाइनल विड्रॉल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, तो मैंने 60 लाख रुपया निकाल लिया. सो वेदर आई एम गोइंग टू गेट दिस अश्योर्ड पे आउट एट द रेट ऑफ 50%? नो. अगर आपको 1 लाख रुपया मिलना था, आपने 60% विड्रॉ कर लिया, तो वो भी 60% से रिड्यूस हो जाएगा, वो भी 40,000 मिलेगा. ये अप टू 60 है, ऐसा नहीं है कि आपको 60% निकालना ही है. आपको 10% की जरूरत है पैसे की. 1 करोड़ में से आपने 10 लाख रुपया निकाल दिया, आपको 1 लाख. देखिए हाइपोथेटिकल है ये, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि 1 करोड़ की कॉर्पस से आपको 1 लाख रुपया मिलने वाला है. उसके लिए डिटेल में आपको देखना पड़ेगा. अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है, प्लीज गो टू एनपीएस ट्रस्ट वेबसाइट. देयर इज अ कंपैरेटर, एक कैलकुलेटर अवेलेबल है जहां पे आपको एनपीएस यूपीएस में क्या बेनिफिट मिलेंगे. कुछ कंडीशंस आपको डालनी पड़ेगी कि आपका बेसिक डीए कितना है, बेसिक की ग्रोथ क्या होगी, वो आपको एक अजम्पशन देना पड़ेगा, प्रिज्यूम करना पड़ेगा. डीए की ग्रोथ क्या होगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसके बाद आपको दिखा देगा उसमें कि आपको एनपीएस में क्या मिलने वाला है, यूपीएस में क्या मिलने वाला है. और आपको इलस्ट्रेशन भी यूपीएस का जो हमारा रेगुलेशन है, एन नंबर ऑफ इलस्ट्रेशन फॉर ऑल सिनेरियोज आर गिवन, सो दैट वो इतना ही यूजर फ्रेंडली मैनर दिया गया है कि आप कह सकते हैं कि मैं ज्यादा मैथमेटिकली स्ट्रांग नहीं हूं, ज्यादा मैं एनालिटिकली नहीं समझ पाता हूं. आप उसको जाके देखिए तो वो इतना इजी है कि ले मैन को भी समझ में आ जाएगा. सो फाइनल विड्रॉल जितना परसेंटेज आप विड्रॉ करेंगे, प्रोपोर्शनली आपका अश्योर्ड पे आउट भी कम हो जाएगा. अगर आपको 100% चाहिए तो आपको फाइनल विड्रॉल नहीं करना है. एडमिसिबल पे आउट. नाउ पीपल गेट कंफ्यूज्ड, व्हाट इज अश्योर्ड पे आउट एंड व्हाट इज एडमिसिबल पे आउट, वेदर वी आर गोइंग टू गेट बोथ. अश्योर्ड पे आउट क्या है? एट द रेट ऑफ 50%. आपने देख लिया 25 साल की सर्विस होगी, आईसीबीसी बराबर होगा, तो अश्योर्ड पे आउट ये आप इस यूपीएस के यूपीएस प्रोडक्ट में सरकार की तरफ से गारंटी है. लेकिन आपको मिलेगा क्या, वो डिसाइड होगा सर्टेन कंडीशंस पे कि आपने फाइनल विड्रॉल किया है, आपका आईसी कम है, आपका क्वालिफाइंग सर्विस कम है. तो एडमिसिबल पे आउट अगर आपका आईसीबीसी के बराबर है और क्वालिफाइंग सर्विस 25 ईयर है, योर एडमिसिबल पे आउट एंड अश्योर्ड पे आउट इज वन एंड सेम अमाउंट. अदरवाइज वो प्रोपोर्शनली रिड्यूस हो जाएगा. हाउएवर यू हैव अपॉर्चुनिटी टू रिकूप, जो हमने डिटेल में बात की थी, आप रिकूप कर सकते हैं और आप अप टू अश्योर्ड पे आउट तक जा सकते हैं. बट अगर क्वालिफाइंग सर्विस कम है तो उसमें रिकूप आप कर नहीं सकते हैं. सो अकॉर्डिंगली वो प्रोपोर्शनली रिड्यूस हो जाएगा. फैमिली पे आउट इन केस ऑफ डेथ ऑफ सब्सक्राइबर, उस केस में क्या होगा? अंडर यूपीएस द कवरेज इज अवेलेबल टू सब्सक्राइबर एंड हिज और हर लीगली वेटेड स्पाउस एज ऑन द डेट ऑफ सुपरएनुएशन. तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, लीगली वेटेड स्पाउस एज ऑन द डेट ऑफ सुपरएनुएशन. जिस दिन सब्सक्राइबर रिटायर्ड होंगे या होंगी, उस दिन उनका जो लीगली वेटेड स्पाउस होगा वही फैमिली पेंशन का हकदार, फैमिली पे आउट का हकदार होगा. अगर उस दिन कोई स्पाउस अवेलेबल नहीं है तो आफ्टर उसके बाद अगर वो मैरिज भी करते हैं तो उनके फैमिली पे आउट की अवेलेबिलिटी नहीं होगी. सो लीगली वेटेड स्पाउस एज ऑन द डेट ऑफ सुपरएनुएशन, वो क्या है? फैमिली पे आउट विल बी एट द रेट ऑफ 60% ऑफ द पे आउट टू लीगली वेटेड स्पाउस एज ऑन द डेट ऑफ सुपरएनुएशन. वो क्या होगा? मान लीजिए किसी सब्सक्राइबर को 1 लाख रुपया मिलता था, तो उसका 60% 60,000 रुपया सब्सक्राइबर के स्पाउस को और उसके ऊपर डीआर सब्सक्राइबर के स्पाउस को मिलता रहेगा लाइफ टाइम. सो कवरेज अवेलेबल टू सब्सक्राइबर एंड फैमिली पे आउट. हमारे पास क्वेरी आता है क्या डिपेंडेंट चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स, ये भी कवर्ड है? सो अंडर यूपीएस सब्सक्राइबर एंड स्पाउस कवरेज इज अवेलेबल टू दीज टू ओनली. डीआर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये डीआर कौन रिलीज करेगा? जो डीआर जैसे ओपीएस के लिए होता है, डीआर यहाँ पे भी आपके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज करती रहेगी. इसका एक डिफरेंट सीरीज चलेगा फॉर यूपीएस. नेक्स्ट. सो इट वाज अबाउट people who got retired post implementation of UPS, that is from 1st April 2025. Now we are going to discuss for past retirees. Yeah, देखिए बेनिफिट सारे पास्ट रिटायरीज को भी अवेलेबल है, लेकिन सब्सक्राइबर जो पहले रिटायर्ड हो चुके हैं उनको थोड़ा डिफरेंट मैनर में ट्रीटमेंट मिलेगा, क्योंकि उनको ऑलरेडी एनपीएस का बेनिफिट मिल रहा है. बट इट इज वेरी मच win-win kind of situation for such subscriber who are past retiree category, because
उनको जो भी, मान लीजिए कोई सब्सक्राइबर है, 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस था, 31 मार्च 2025 को रिटायर्ड हो गए, या मान लीजिए 4 महीने पहले रिटायर्ड हो गए थे, 1 करोड़ रुपए कॉर्पस, उसने 60 लाख रुपया निकाल लिया एज ए लमसम विड्रॉल, लमसम विड्रॉ कर लिया। 40% को तो उन्हें मैंडेटली एन्युटी परचेज करना था, 40 लाख रुपए से उन्होंने किसी एबीसी एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर, व्हाट इज एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर? एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर इज an insurance company regulated by IRDA and impaneled with PFRDA in order to provide annuity to NPS subscriber. So ये सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, annuity service provider. As on today, 14, 15, around I think it's a 14 ASPs are there who are impaneled. 14 इंश्योरेंस कंपनीज impanel है PFRDA से to provide annuity to NPS subscriber. अब देखिए, जो एग्जांपल मैंने आपको डिस्कस करने जा रहा हूं, आई हैव टेकन हाइपोथेटिकली सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूशंस 1 करोड़, 60 लाख टेकन एज अ लमसम विड्रॉल, 40% बिकॉज इट इज मैंडेटरी टू परचेज, सब्सक्राइबर हैज परचेज। और मान लीजिए सब्सक्राइबर ने ऐसी, देयर इज एन नंबर ऑफ टाइप ऑफ एन्युटीज आर अवेलेबल, सो मोस्ट फेमस वन इज रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, ROP। इसमें क्या है, 40 लाख रुपए का सब्सक्राइबर ने मान लीजिए XYZ किसी ESP को दिया और बोला कि मुझे एवरी मंथ मुझे चाहिए, मेरे ना रहने पे, ऑन माय डेथ, ऑन डिमाइस ऑफ सब्सक्राइबर, मेरे स्पाउस को मिले वही अमाउंट, और उसके ना रहने के बाद ये जो पैसा 40 लाख रुपया है मेरे लीगल हेयर्स को वापस कर दिया जाए। ये एक टाइप का है। सेकंड ये भी है कि मुझे मिले, स्पाउस को मिले, बेनिफिट एंड हो गया। थर्ड है केवल मुझे मिले। फोर्थ है मुझे मिले, सब्सक्राइबर को 50% रेट से मिले। सो बहुत सारे एन नंबर ऑफ वेरिएंट्स हैं। इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द सब्सक्राइबर और उनको अपनी सोशियो फाइनेंशियल सिचुएशन, सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन पे डिसाइड करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मुझे कौन सा बेस्ट सुटेबल एन्युटी टाइप, एन्युटी वेरिएंट है। सो जो एग्जांपल मैं ले रहा हूं, मान लीजिए सब्सक्राइबर ने 40 लाख का लिया। अब वो जो सब्सक्राइबर का एग्जांपल मैंने लिया उसमें वो सब्सक्राइबर रिटायर्ड हुए, वो ज्वाइन किए थे 1 जनवरी 2004 में और 2015 में वो रिटायर्ड हो गए। 2004 में ज्वाइन किया, 15 में रिटायर्ड हो गए, 11 ईयर की सर्विस हो गई। सो 11 ईयर की सर्विस में सब्सक्राइबर गॉट रिटायर्ड और सब्सक्राइबर ने अपना 60-40 कर लिया। चलिए 10 लाख रुपए देता हूं फॉर इजीनेस, अब 10 लाख रुपया है, 10 लाख में 6 लाख रुपया उन्होंने निकाल लिया एज अ लमसम विड्रॉल, 4 लाख रुपया बचा, 4 लाख रुपए को उन्होंने एन्युटी परचेज कर ली। सब्सक्राइबर को एन्युटी मिलती रही। 2015 में सब्सक्राइबर वाज रिटायर्ड, 2018 में सब्सक्राइबर की अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई, 2018 में डेथ हो गई। 3 साल तक सब्सक्राइबर को एन्युटी मिलती रही। 2018 के बाद सब्सक्राइबर के स्पाउस को एन्युटी मिलती रही। As you know, the UPS came in the picture from 1st April 2025. So before it was not there, so annuity was as usual, annuity के benefits मिल रहे थे। Now from 1st April 2025, UPS also came in the picture, and as we are saying that, and the scheme is saying that it is available to past retirees also. तो इस केस में क्या होगा, सब्सक्राइबर के स्पाउस ने जो B4 B6 फॉर्म, जो रेलेवेंट फॉर्म है, उसको फिलअप करके रिस्पेक्टिव डीडीओ के पास वो फॉर्म फिलअप किया। अब बेनिफिट क्या क्या मिलने वाला है मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पोस्टल डिपार्टमेंट के वो सारे सब्सक्राइबर जो 10 साल कंप्लीट करके अंडर एनपीएस 10 ईयर कंप्लीटेड और रिटायर्ड हो चुके हैं, उन सभी को ये स्कीम डेफिनेटली लेनी है। देयर इज नो सेकंड थॉट। एज अ सब्सक्राइबर, जो अगर आप ऑलरेडी, क्योंकि एज अ पार्टिसिपेंट आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, एनपीएस सब्सक्राइबर हो, आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको यूपीएस प्रोपोजिशन बेटर लग रहा है, एनपीएस लग रहा है, तो आप तो इन दोनों बीच में डिसीजन लोगे। लेकिन जो सब्सक्राइबर पास्ट रिटायरीज हैं उनको कोई डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, उनको हर हाल में यूपीएस का एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी एनपीएस का बेनिफिट जो उन्हें मिल रहा है वो मिलता ही रहेगा और उनको कुछ भी एक भी रुपया सरकार को वापस नहीं करना है। उनको जो भी बेनिफिट यूपीएस का है ओवर एंड अबव है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग प्लीज लिसन इट केयरफुली। व्हाटएवर एग्जांपल आई हैव टेकन, आई एम कमिंग बैक टू दैट। 2015 में सब्सक्राइबर रिटायर्ड हुए, 2018 में डेथ हो गई, 3 ईयर तक सब्सक्राइबर को पेंशन मिली, एन्युटी मिली, सॉरी, अंडर एनपीएस इट इज एन्युटी। सो सब्सक्राइबर इज एलिजिबल टू गेट द टॉप अप अमाउंट। आप देखिए सेकंड जो आपके सामने रो दिख रहा है, टॉप अप अमाउंट। टॉप अप अमाउंट कैसे निकलेगा? देयर आर एन नंबर टाइप वेरिएंट ऑफ एन्युटी। मैंने आपको बताया था आरओपी, रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, सिंगल लाइफ, विद स्पाउस, विद रिटर्न ऑफ दैट थिंग। सो बहुत सारे उसमें एन्युटी टाइप अवेलेबल है। तो सर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया पीएफआरडीए के साथ कि हम एक रिप्रेजेंटेटिव एन्युटी ले आएंगे। इट इज जस्ट लाइक कि सब्सक्राइबर को जितना मिलता है उसका 60%, जस्ट लाइक यूपीएस का बेनिफिट। रिप्रेजेंटेटिव एन्युटी के हिसाब से सब्सक्राइबर को मान लीजिए मिलना चाहिए था
18,000 रुपया, और जो एडमिसिबल अमाउंट है वो 22,000 रुपया है यूपीएस में। तो 22,000 माइनस 18,000, 4,000 रुपया आ गया मंथली टॉपअप अमाउंट, और जो 22,000 रुपीज एडमिसिबल अमाउंट बना था उसके ऊपर मिलेगा डीआर। तो 4,000 रुपया मंथली टॉपअप प्लस डीआर ऑन 22,000। इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा, टॉपअप अमाउंट फिक्स है लेकिन डीआर किस पे मिलेगा, एडमिसिबल अमाउंट पे। जो मैंने बताया कि 18,000 अगर मान लीजिए रिप्रेजेंटेटिव एन्युटी अमाउंट है और 22,000 रुपए का एडमिसिबल अमाउंट है, तो दोनों का डिफरेंस 4,000 आया, वो तो मंथली टॉपअप हो गया, फिक्स हो गया। लेकिन जो 22,000 है उसके ऊपर डीआर सब्सक्राइबर को लाइफ टाइम, जब तक वो अवेलेबल थे, मेरे एग्जांपल में 3 साल के लिए होगा, हो सकता है दूसरा कोई ऐसा सब्सक्राइबर अभी अलाइव हो तो उनको उसको मिलता रहेगा जब तक वो अलाइव रहेंगे। तो एक मैं अपने एग्जांपल पे वापस आता हूं, फॉर 3 ईयर दैट 4,000 प्लस डीआर वो मिलेगा, किस फॉर्म में मिलेगा, एज अ अरियर मिलेगा। तो जो भी अमाउंट एज अ अरियर मिलेगा उसके ऊपर सब्सक्राइबर के स्पाउस को, सब्सक्राइबर की तो डेथ हो चुकी है, सब्सक्राइबर के स्पाउस को जो भी अरियर मिलेगा उसके ऊपर पीपीएफ का रेट, अगर आप सबसे लास्ट वाला रो रेफर कर पाए, अरियर फॉर द पास्ट पीरियड विल बी पेड अलोंग विद सिंपल इंटरेस्ट एज पीपीएफ रेट। जो भी करस्पॉन्डिंग पीरियड था उसका जो पीपीएफ रेट था उसका अरियर के ऊपर उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो जो मैंने एग्जांपल लिया फॉर 3 ईयर वो इंटरेस्ट मिलेगा, टॉपअप अमाउंट प्लस डीआर और उसके ऊपर इंटरेस्ट स्पाउस को मिल गया। सेकेंड, 2018 में सब्सक्राइबर की डेथ हो गई, अब सब्सक्राइबर की स्पाउस वाज एलिजिबल टू एंड एंटाइटल्ड टू गेट द फैमिली पे आउट, दैट इज एट द रेट ऑफ 60%। तो जो वहां उसको मिलना चाहिए तो उसका 60% प्लस डीआर वो भी एज अ अरियर मिलेगा और उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। सो ये इंटरेस्ट वाली बात हो गई, अरियर की बात हो गई। लमसम पेमेंट, लमसम पेमेंट भी यहाँ है। मैंने एग्जांपल लिया था, सब्सक्राइबर हैज ज्वाइन 2004, रिटायर्ड 2015, हाइपोथेटिकल है बट अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी हो जाएगा। 11 ईयर की सर्विस है, 11 ईयर में कितने कंप्लीटेड 6 मंथ है, 22 मल्टीप्लाई बाय 2, 22 कंप्लीटेड 6 मंथ हो गए। मान लीजिए जब सब्सक्राइबर रिटायर्ड हुए थे 2015 में, उनका जो बेसिक प्लस डीए वो 1 लाख रुपए था। एज ऑन टुडे अराउंड 31 मार्च 2025 को 25,800 सम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर हु बिलोंग टू सच कैटेगरी, जिनको पास्ट रिटायरीज कहा जा सकता है। मतलब 10 ईयर की कंप्लीट हो गई सर्विस और 31 मार्च से पहले या उस दिन रिटायर्ड हो गए थे। तो पोस्टल में कितना है, अभी मैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रेजेंटेशन मैं उसकी बात कर लूंगा। तो वो सारे लोग इसके लिए एलिजिबल है, और मैंने इसकी एक एनालिसिस भी करने की कोशिश की। तो सबका जो लास्ट ड्रॉन सैलरी का जो बेसिक प्लस डीए है वो 1 लाख के आसपास मिनिमम है और ज्यादा ही है। तो मैं जो एग्जांपल लिया हूं 1 लाख रुपया है, इसका 10% निकालिए, 1 लाख का 10% है डिवाइडेड बाय 10, सो 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 22 कंप्लीटेड 6 मंथ, कितना हो गया आप समझ सकते हैं, 2,20,000 रुपया सब्सक्राइबर के स्पाउस को अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, क्योंकि ये पैसा तो पास्ट पीरियड का है। जो भी अमाउंट एज अरियर मिलेगा उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, लमसम अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, मंथली टॉपअप प्लस डीआर अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, फैमिली पे आउट 2018 से 2025 तक का जो एग्जांपल मैंने लिया अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, ये मिल गया। और उसके बाद अब रेगुलर चालू हो जाएगा फैमिली पे आउट एट द रेट ऑफ 60% प्लस डीआर। तो अब बताइए, कोई भी सब्सक्राइबर, जो भी सब्सक्राइबर इस कैटेगरी में है, रिटायर्ड हुए हैं या डिसीज सब्सक्राइबर की स्पाउस को, ऐसा क्या रीजन है कि वो इसको नहीं लेना चाहेंगे? आप ये मान के चलिए कि अगर ऐसा कोई भी सब्सक्राइबर 30 सितंबर इज लास्ट डेट, सपोज दैट 30 सितंबर इज लास्ट डेट, और उसके बाद ये एंड हो गया, सब्सक्राइबर आपके पास आएंगे, उनके स्पाउस आपके पास आएंगे और आपसे कंप्लेंट करेंगे कि हमारे लिए बेनिफिट अवेलेबल था, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, आई हैव मिस्ड दिस थिंग, और उनको फिर ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अगर आपको इंफॉर्मेशन है कि आपके ऑफिस में इस कैटेगरी के कोई सब्सक्राइबर बिलोंग करते हैं, प्लीज कॉल देम। पीएफआरडीए ने अपने एंड से, सीआरए के एंड से, हमने मल्टीपल चैनल से कम्युनिकेशन कराने की कोशिश की। हमारे पास जो भी अवेलेबल ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, जो भी एड्रेस है, और पीएफआरडीए ने तो न्यूज़पेपर पे, नेशनल डेलीज, रीजनल डेलीज में नोटिसेस निकाले हैं, सोशल मीडिया चैनल, यूट्यूब पे, रेडियो पे, हम सबको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज हमारा पर्पज यही है किसी सब्सक्राइबर का जो ये हक है वो छूट ना जाए, फास्ट रिटायरीज स्पेशली। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आई बिलीव मैंने एग्जांपल लिया उससे आपको सब समझ में आ गया होगा, सारे बेनिफिट जो पहले भी थे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि अरियर के फॉर्म में मिलेगा। अच्छा, ये बात आप याद रखिएगा कि इन केस ऑफ people who retired from after 1st April 2025, they are not going to get any interest, क्योंकि ये अरियर पे ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है।
अब जो लोग न्यू हैं उनके लिए इंटरेस्ट क्या प्रोविजन नहीं है, क्योंकि वहां कोई अरियर नहीं होगा। नेक्स्ट, सो इट वाज अबाउट, ये जो दो हमने स्लाइड बात की, बेनिफिट की मेन ये स्लाइड थी, और अलग अलग हम फीचर्स देख रहे हैं, लेकिन बेनिफिट हमने ये सारा कुछ डिलिबरेटली एट वन प्लेस दिया है, सो एट वन ग्लांस यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। वी विल शेयर दिस पीपीटी। देखिए ये यूट्यूब पे ऑलरेडी लाइव चल रहा है, तो यू पीपीटी अलग से कोई शेयर, मान लीजिए आपके पास नहीं पहुंचता है, यू कैन गो एंड लिसन, यू कैन सी कि ये क्या क्या हम बातें कर रहे हैं और क्या क्या बेनिफिट अवेलेबल है। या प्लीज गो अहेड। फाइनल विड्रॉल अंडर यूपीएस, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ही ली है, सो वी विल नॉट गिव फर्दर थिंग, बट वन एडिशनल थिंग, फाइनल विड्रॉल परसेंटेज जो FR56 में रिटायर्ड होंगे उनको इमीडिएटली अवेलेबल होगा, जो VRS लेंगे आफ्टर 25 इयर्स उनको भी इमीडिएटली अवेलेबल होगा, और सुपर एनुएशन वाले को तो है ही। तो ये जो ऑप्शन है वो सभी को अवेलेबल होगा इन ऑल कैटेगरीज। Partial withdrawal, all the conditions of partial withdrawal is intact, whatever is available under NPS। NPS में जो था UPS में भी वही है। NPS में पहले क्या होता था, पार्शियल विड्रॉल के लिए आपको इन सारी कंडीशंस के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना होता था, बट ड्यूरिंग कोविड पीरियड OTP बेस पे कर दिया गया था। सब्सक्राइबर डायरेक्टली अपने रेज कर सकता था CRA के साथ, उनको उसका पार्शियल विड्रॉल का पैसा मिल जाता था। You know all the hardship during the COVID period and all that, but after that जो सब्सक्राइबर को कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना था वो हटा दिया गया है। ये कंसीडर किया गया है कि आपको मैक्सिमम 25% ऑफ योर ओन कंट्रीब्यूशन ही मिल सकता है, तो सब्सक्राइबर डिक्लेयर कर दे कि ड्यू टू एनी दीज रीजन, अगर उनके डिक्लेरेशन पे भी आपका ऑफिस उसको पे कर देगा। अब मैं थोड़ा सा और बताता हूँ कि पार्शियल विड्रॉल है क्या अंडर NPS एंड UPS। अंडर NPS एंड UPS पार्शियल विड्रॉल इज वन एंड सेम थिंग। आई विल टेक वन एग्जांपल। मान लीजिए पार्शियल विड्रॉल के लिए वही सब्सक्राइबर एलिजिबल होंगे जिनका मिनिमम 3 ईयर की सर्विस कंप्लीट हो गई है। सो 3 ईयर की सर्विस कंप्लीट हो गई, नाउ यू आर एलिजिबल। मान लीजिए 5 ईयर हो गया, आपका टोटल कॉर्पस 10 लाख रुपया है अंडर NPS UPS। सो you partial withdrawal up to 25, maximum up to 25% of your own contribution without including the return on it। so मैंने 10 लाख रुपए का एग्जांपल में जो ले रहा हूं, इस 10 लाख में 4 लाख रुपए सब्सक्राइबर का कंट्रीब्यूशन है, 4 लाख ऑफिस की तरफ से है, 2 लाख रुपए का रिटर्न है। हाइपोथेटिकल है, आप ये मत सोचिए कि 4 लाख पे 2 लाख का रिटर्न कम आया, ज्यादा आया, क्या आया। फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग 2 लाख रुपए का रिटर्न है, तो रिटर्न आपने अलग कर दिया, सब्सक्राइबर के ऑफिस का कंट्रीब्यूशन अलग कर दिया। सब्सक्राइबर का ओन कंट्रीब्यूशन कितना है, 4 लाख रुपया, अप टू 25% मैक्सिमम, तो 4 लाख का 25% 1 लाख रुपया हो गया। मैक्सिमम 1 लाख रुपया आप पार्शियल विड्रॉल निकाल सकते हैं। 3 टाइम्स ये एक्टिविटी आप पूरे ड्यूरेशन में, पूरे सर्विस पीरियड में कर सकते हैं। सेकेंड टाइम मान लीजिए जब आपने 1 लाख रुपया निकाल लिया, आफ्टर 3 ईयर फिर से आपको पार्शियल विड्रॉल की जरूरत पड़ गई, तो क्या आप अब क्या होगा। मैं डेलिबरेटली आपको सेकेंड टाइम की बात बता रहा हूं, क्योंकि उसमें एक नियम है, एक रूल है। रूल क्या है कि सेकेंड टाइम जब आप पार्शियल विड्रॉल करने जाएंगे, तो जो पहले का 3 लाख आपका बचा था, दैट विल नॉट बी कैलकुलेटेड इन योर सेकेंड टाइम पार्शियल विड्रॉल। आपका जो प्रोग्रेसिव न्यू कंट्रीब्यूशन आया है उसको कंसीडर किया जाएगा सेकेंड टाइम के लिए, और थर्ड टाइम के लिए भी ऐसे ही होगा। सो वी रिसीव दिस ग्रीवेंस, यू कैन से, कि हमारा ही पैसा है, 25% मिल रहा है केवल, सेकेंड टाइम और कम कर दिया गया। आप समझिए, ये आपके पेंशन का पैसा है। हमेशा हमारे लाइफ में मनी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट क्वार्टर से लगी रहती है। अगर इसको और इसमें ढिलाई दे दी जाएगी तो आपका सारा पैसा निकल जाएगा, और ओवर द पीरियड ऑफ 35 इयर्स, 30 इयर्स, आप मान के चलिए कोई व्यक्ति 3 साल की सर्विस में 1 लाख रुपया अपने NPS कॉर्पस से या UPS कॉर्पस से निकाल ले, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 35 इयर्स यही 1 लाख रुपया की वैल्यू 45 लाख, 40 लाख रुपया हो जाएगी। सो यू विल बी हैविंग रिग्रेटफुल सिचुएशन कि अगर मैंने 1 लाख रुपया ना निकाला होता तो मेरे कलीग का जो 40 लाख रुपया, 35 लाख रुपए का कॉर्पस मेरे बराबर ही जो होना चाहिए था वो ज्यादा है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू हैव परफॉर्म दिस एक्टिविटी। सो आई एम नॉट डिस्करेजिंग एंड इनकरेजिंग दैट कि आपको नहीं करना चाहिए। अगर देयर इज अ जेन्युइन रिक्वायरमेंट, प्लीज गो फॉर इट, बट यू कैन रिकूप इन NPS एंड UPS बोथ। NPS में वॉलंटरी रिकूप कर सकते हैं, NPS में भी तो आपका कॉर्पस कम होगा ही। सो दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल टू ऑल UPS NPS सब्सक्राइबर। आपको बस ये ध्यान रखना है, मान लीजिए क्योंकि UPS केम इन द पिक्चर फ्रॉम 1 अप्रैल 2025, आपका 10 ईयर ऑलरेडी NPS में बीत चुका है, और 2 टाइम्स यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म पार्शियल विड्रॉल, तो आपको अब रिमेनिंग पीरियड भी केवल एक बार ही मिलेगा UPS में। सो सम टोटल ऑफ ऑल पार्शियल विड्रॉल कैन नॉट एक्सीड 3 टाइम्स। नेक्स्ट, सो
हमने अभी तक सैलिएंट फीचर की बात की, बेनिफिट्स की बात की, अब बेनिफिट सब्सक्राइबर क्लेम कैसे करेगा। सो इस स्लाइड में हम बताना चाहते हैं कि ये पास्ट रिटायरीज के लिए है। पास्ट रिटायरीज के क्या क्या बेनिफिट है आपने देख लिया। 3 काइंड ऑफ फॉर्म्स आर अवेलेबल, 3 टाइप ऑफ फॉर्म, B2, B4, B6। B2 किसके लिए है? वो सब्सक्राइबर जो पास्ट रिटायरी कैटेगरी में फॉल तो करते हैं लेकिन अलाइव है, वो B2 फॉर्म फिलअप करेंगे। और B4, B6 बाय द स्पाउस ऑफ डिसीज सब्सक्राइबर। स्पाउस के लिए 2 फॉर्म क्यों है? B4 form is talking about deceased subscriber who has already availed benefits, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। और B6 जहां पे सब्सक्राइबर ने कोई बेनिफिट लिया ही नहीं था और डेथ उनकी हो चुकी थी। सो B2, B4, B6। नेक्स्ट स्लाइड। सेम मैनर B1, B3, B5, यहां पे बात हो रही है सब्सक्राइबर हु विल रिटायर from on or after 1st April 2025. So subscriber B1 form and spouse of the subscriber B3, B5, same fashion as we have talked about the past retirees. Next. So this is a generic process कि सब्सक्राइबर को अपना फॉर्म फिल करके देना पड़ेगा, क्लेम फॉर्म वो डिटेल्स प्रोवाइड करेगा, डीडीओ एचओ से इंफॉर्मेशन लेगा, सारी इंफॉर्मेशन देगा। देखिए हमने जो आपको कैलकुलेशन बताई है एज अ डीडीओ पीओ आपको केवल इनपुट देना है, जो कैलकुलेशन है वो सीआरएस सिस्टम खुद कर करके देगा आपको। डोंट बोदर कि हमें इतना कठिन बड़ा डिफिकल्ट कैलकुलेशन है, क्यों क्वालिफाइंग सर्विस कितना होगा, एफडब्ल्यू परसेंटेज कितना होगा, आपको कुछ नहीं करना है। आपको केवल इनपुट देना है, सिस्टम विल गिव ऑल द कैलकुलेशन, बट आपको इनपुट करेक्ट देना है। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, देखिए DDO will provide the input to system and something will generate it. It will go to PO. PO will check that and authorize. And for the payment of benefits, it will come to NPS Trust. I believe आप सभी को NPS Trust के बारे में पता होगा, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। NPS Trust is one of the intermediaries under PFRDA, NPS architecture, and it is there to take care of the subscriber interest. हो सकता है एज अ सब्सक्राइबर मैं अपने जो मुझे काम असाइन किया गया ऑफिस से उसमें बहुत अच्छा हूँ, बट आई एम नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ माई interest of NPS or UPS. So NPS Trust is there in order to take protection of subscriber interest. So on behalf of subscriber, तो NPS Trust के पास हो जाएगा फॉर रिलीज। NPS Trust सब कुछ चेक करेगा, इनपुट आउटपुट। हाउएवर ये सिस्टम ड्रिवन है तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि गलत हो, लेकिन अगर इनपुट ही गलत होगा तो आउटपुट डेफिनेटली गलत होगा, क्योंकि इसमें कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एंड ऑल लगे होते हैं। मान लीजिए क्वालिफाइंग सर्विस वहां पे कुछ और होनी चाहिए थे, कुछ कम होके आ गई, और जो लगा हुआ है वहां पे डॉक्यूमेंट वो कुछ और कह रहा है, तो एनपीएस ट्रस्ट विल चेक एंड अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी है इट विल सेंड बैक टू पीओ, उसका करेक्शन आप करेंगे, फिर से एनपीएस ट्रस्ट चेक करेगा, अगर सही है दे विल ऑथराइज फॉर रिलीज ऑफ बेनिफिट। जो ऑथराइजेशन का काम है एक्चुअली में पीओ के लेवल पे ही है, बट एनपीएस ट्रस्ट बेनिफिट रिलीज का ऑथराइजेशन करेगा। वो आपके किसी भी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई नहीं कर रहा है, वो स्किल चेक कर रहा है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है सब मैच हो रहा नहीं हो रहा है। सो दिस इज द जेनरिक प्रोसेस। नेक्स्ट, अब बात हो रही है यूपीएस पे आउट ऑर्डर। इवन अंडर ओपीएस देयर इज अ पीपीओ लाइक पेंशन पे आउट ऑर्डर, हियर इट इज अ यूपीओ, यूपीएस पे आउट ऑर्डर। दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट विल प्रोवाइड इनपुट्स ऑन व्हिच बेसिस आउटपुट हैज केम। तो सारी डिटेल आपको वहां अवेलेबल होगी, क्या क्या इंफॉर्मेशन, क्वालिफाइंग पीरियड क्या डाला, ज्वाइंट बैंक अकाउंट डिटेल क्या है, फाइनल विड्रॉल अगर सब्सक्राइबर ने परफॉर्म किया है, एक्सरसाइज किया है, क्या परसेंटेज किया है, टॉप अप अमाउंट इन केस ऑफ पास्ट रिटायरीज एंड ऑल दैट ऑल। टॉप अप अमाउंट न्यू रिटायरीज के लिए नहीं होगा, ये पास्ट रिटायरीज के लिए है, क्योंकि अगर आप रिकॉल कर पाएंगे रिप्रेजेंटेटिव एन्युटी एंड ऑल, सो इट इज ओनली फॉर द पास्ट रिटायरीज। सो आफ्टर दैट अब सब्सक्राइबर को क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पस एंड बेंचमार्क कॉर्पस आ जाएगा। अश्योर्ड पे आउट कितना होता, एक्चुअली में आपको एडिशनल पे आउट हो सकता है कि आपका आईसीपीसी के बराबर है, 25 ईयर की आपकी सर्विस हो गई है, तो आपका अश्योर्ड पे आउट का अमाउंट मान लीजिए 2 लाख रुपया है, एडिशनल पे आउट भी 2 लाख रुपया लिखा है, क्योंकि दिस विल बी वन एंड सेम अमाउंट, क्योंकि आपकी 2 कंडीशन वो फुलफिल हो गई। फैमिली पे आउट इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ पास्ट रिटायरीज में आप देखते हैं डिवाइस हुआ सब्सक्राइबर का, तो उसमें क्या होगा, अप्लीकेबल डीआर तो डायनेमिक है, तो जिस दिन ये रिलीज होगा उस टाइम का डीआर आ जाएगा। फ्यूचर का डीआर जो है गवर्नमेंट जो रिलीज करेगी वो अप्लीकेबल ऑटोमेटिकली होता रहेगा। सो एंड डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एडिशनल पे आउट टू सब्सक्राइबर एंड ऑल, सो these details will be available in payout order. Next, so आपको पता है एनपीएस ट्रस्ट के पास ऑथराइजेशन के लिए आएगा। एनपीएस ट्रस्ट ने अभी जब ऑथराइजेशन कर रहे थे तो दे हैव गिवन दिस फीडबैक टू अस, दीज आर डिफरेंट common grounds on which basis they are rejecting the claims and sending back to claim reject कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बात खत्म हो गई, रिजेक्ट कर दिया आप कुछ नहीं होगा। आफ्टर रिजेक्शन दे आर सेंडिंग बैक टू द कंसर्न पीओ
तो आप इसको करेक्ट करके हमारे पास भेजिए। सो दीज आर डिफरेंट रीजंस, ये रीजन आपके सामने है। ये डिटेल्स अगर नहीं होंगी या करेक्टली कैप्चर नहीं होंगी तो वो कॉमन ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। आप बात करते हैं एनपीएस यूपीएस में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेस। सो आप सभी को पता है एनपीएस मेड अवेलेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ मैंडेटरी पेंशन प्रोडक्ट, पेंशन स्कीम फ्रॉम 1 जनवरी 2004। हमने शुरू में जब हम बात कर रहे थे, बैकड्रॉप बात कर रहे थे, हमने किया भी था। बट यूपीएस केम फ्रॉम द 1 अप्रैल 2025। एम्प्लॉय चॉइस मैंडेटरी था 31 मार्च 2025 तक एनपीएस, अब मैंडेटरी नहीं है, आपके पास चॉइस है, पहले चॉइस नहीं थी। सो चॉइस बिटवीन एनपीएस एंड यूपीएस, आपको फॉर्म दोनों का फिलअप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने यूपीएस का ऑप्शन नहीं लिया, अब आप ये सोच रहे हैं कि अब तो मैं ऑटोमेटिकली एनपीएस में कवर्ड हो जाऊंगा। आपके ऑफिस में हो सकता है ऐसा भी हो कि किसी सब्सक्राइबर ने आज ज्वाइन किया, 4 साल बाद, 2 साल बाद, 4 महीने बाद उनका प्रान ओपन हो रहा है, आप तो एनपीएस का पैसा डिडक्ट करके एक सस्पेंस अकाउंट में रख रहे हैं, लेकिन वो मार्केट में इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एनपीएस रूल में 2008 के बाद 2012 तक अलग अलग ओएम आए हैं, जिसमें पीपीएफ रेट के हिसाब से 8% के हिसाब से इंटरेस्ट भी देना है। बट उसके बाद भी सब्सक्राइबर ने अपने ग्रीवेंस रेज किए, एंड अंडर एनपीएस द रिटर्न इज अराउंड 9.5 to 10%, 9.5 से 10% का रिटर्न है। आप हमें 8% का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ये 1.5% या 2% का गैप कौन फुलफिल करेगा? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, even government has tried to give the compensation of delayed contribution, still people are aggrieved because it is not matching compensation। अगर उनका पैसा एनपीएस में इन्वेस्टेड होता तो 9.5% का है, 9.5% का रिटर्न आता, बट इवन आफ्टर गिविंग द इंटरेस्ट ऑफ 8% देयर इज अ गैप ऑफ 1.5%, एंड दैट देयर वाज नो फॉल्ट ऑफ सब्सक्राइबर कोई गलती नहीं थी। सो रिफर दैट रूल 8 ऑफ एनपीसीसीएस एनपीएस रूल, यूपीएस रूल भी, जैसा कि डीओपीडब्ल्यू ने ऑलरेडी बताया था आप लोगों को, वो आने वाला है। प्लीज बी केयरफुल एंड फॉलो द टाइमलाइन। बिल्कुल जो उसका पंक्चुअलिटी है उसको डेफिनेटली फॉलो कीजिए, अडहेयर कीजिए उसे। नाउ ऑप्शन की हमने बात कर ली, कंट्रीब्यूशन टू प्राइम यूपीएस में 10 and 10 है थ्रू पेरोल सिस्टम, एंड थ्रू पेरोल सिस्टम एनपीएस में, पेरोल सिस्टम में क्यों बोल रहा हूं आपको सब पता है क्योंकि हमने इसकी ऑलरेडी बात कर ली है। अंडर एनपीएस 10 and 14% ऑफ व्हाट, बेसिक प्लस सैलरी हम बोल रहे हैं। पूल कॉर्पस, देयर वाज नो कांसेप्ट ऑफ पूल कॉर्पस अंडर एनपीएस। पूल कॉर्पस का पर्पस क्या है, ये क्वेरी मैं अपने से ही रेज कर देता हूं। ये क्वेरी हमारे पास आरटीआई भी आई है और क्वेरीज भी आई हैं। पूल कॉर्पस से सब्सक्राइबर को क्या फायदा होने वाला है, 8.5% क्या सब्सक्राइबर को मिलेगा। द वेरी पर्पज ऑफ पूल कॉर्पस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द सस्टेनेबल बेनिफिट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको मिनिमम गारंटी 10,000 अश्योर्ड पे आउट, इसकी गारंटी दे रही है, ये प्रोमिसेस है अंडर यूपीएस। तो ये आएगा कहां से, हु विल गारंटी द गारंटी? तो पूल कॉर्पस इज द कॉर्पस फ्रॉम वेयर 8.5% एडिशनल कंट्रीब्यूशन हो रहा है, और ये एस्टिमेटेड है, जैसा मैंने बीच में बात किया था। अगर सरकार को लगता है कि 8.5% सफिशिएंट नहीं है तो 9% होगा, 10% होगा, 9.5% होगा, व्हाटएवर परसेंट आफ्टर एक्चुअल वैल्यूएशन एंड ऑल गवर्नमेंट विल डिसाइड। बट पूल कॉर्पस का द सोल पर्पस है कि आपको जो भी प्रॉमिस किया गया है वो फुलफिल होता रहे। सो 8.5% अंडर एनपीएस पूल कॉर्पस का कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं था, देयर इज नो गारंटी एलिमेंट। व्हाटएवर इज योर कॉर्पस, your benefit will totally 100% dependent upon that. Under UPS it is not like that. आपके कॉर्पस से बहुत कुछ डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, आपका आईसीबीसी बराबर होना चाहिए। क्यों बराबर होना चाहिए? क्योंकि मिनिमम बीसी, हमने जो बीसी बनाया है उसके बराबर आपकी किसी एक्टिविटी से, आपके चॉइस के कारण अमाउंट कम नहीं होना चाहिए। पर्पज आप आई बिलीव समझ गए होंगे। आपने चॉइस लिया, इक्विटी में ज्यादा पैसा लगाया, LC50 लिया, और ड्यू टू सम रीजन वो परफॉर्म एज पर योर एक्सपेक्टेशन नहीं हुआ और वो बीसी से कम हो गया, तो फिर आपको वो प्रॉमिसेस नहीं मिल पाएंगे। आपने उसके बराबर कर दिया, शॉर्टफॉल हुआ, आपने रिकूप कर दिया, 25 साल की सर्विस कंप्लीट कर दी, तो 20% वहां से 8.5% यहां से आएगा, और आपका पूल कॉर्पस से गारंटीड अमाउंट, अश्योर्ड पे आउट, गारंटीड अमाउंट, फैमिली पेंशन, फैमिली पे आउट, और आपको जो लमसम पेमेंट, सब कुछ पूल कॉर्पस से ही आएगा। सो मेनी अ टाइम्स वी आर रिसीविंग दिस क्वेरी। 8.5% जब आप लॉगिन करेंगे, हमारे आईसीबीसी अलग से दिखेगा नहीं, आपको नहीं दिखेगा। पीओडीडीओ को दिखेगा नहीं, दिखेगा। इट इज अ सेपरेट एंड एडिशनल कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन यूपीएस आर्किटेक्चर, नॉट थ्रू द पीओ एंड पीआरओ सिस्टम। सो ये 8.5% ईच एंड एवरी इंडिविजुअल के लिए होगा जो भी यूपीएस में आएंगे। आप ये बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा कि कितने लोग हैं, 8.5% कितना है?
गवर्नमेंट 10% तो दे रही है ना, तो 8.5% भी बैकवर्ड कैलकुलेशन हो सकता है. सो इट इज वेरी मच अवेलेबल. सो आई बिलीव 8.5% का आप कॉन्सेप्ट समझ गए, कंसर्न समझ गए, पूल कॉर्पस का पर्पस समझ गए. Choice of pension fund, one and same in both of the scheme. Choice of investment pattern, one and same both of the scheme. इसके बारे में डिटेल में हमने बात कर लिया है. मान लीजिए फ्यूचर में अभी कोई YouTube पे आप इसको देख रहे हैं तो आप 10 मिनट्स बैक चले जाइए. हमने डिटेल में बात किया है कि चॉइस ऑफ पेंशन फंड क्या है, चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट पैटर्न क्या है. यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली. पार्शियल विड्रॉल, अभी जस्ट हमने इसके बारे में बात किया है. आफ्टर who will be eligible after completion of 3 years of the service, maximum 3 times, up to maximum 25% of own contribution. इसके बारे में मैंने एग्जांपल भी दिया था, आप उसको रिफर कर सकते हैं. Same is available to UPS subscriber also. Voluntary contribution, it is available to UPS and NPS also. Voluntary contribution जब आप रिकूप करेंगे, रिप्लेनिश करेंगे शॉर्टफॉल को, that is also considered as a voluntary contribution. Taxation under NPS, it is a triple E, exempt, exempt, exempt. आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अप टू द गिवन लिमिट exempted है. 1.5 लाख प्लस एडिशनल 80,000 50,000 80 1B, तो 2 लाख रुपया हो गया. 1.5 लाख प्लस 50,000 अंडर ओल्ड टैक्स रेजिम. एंड यूपीएस में भी इफ आई बिलीव आप लोगों को मिल गया होगा ये जो ओएम है. 2 जुलाई 2025 को सीबीडीटी से एक ओएम आया, उसमें ये कहा गया व्हाट एवर बेनिफिट्स ऑफ टैक्स इज अवेलेबल टू एनपीएस सब्सक्राइबर, एनपीएस स्कीम, सेम विल बी अवेलेबल टू यूपीएस आल्सो. सो ये भी ट्रिपल ई कैटेगरी का ही हो जाएगा. नेक्स्ट, लमसम पेमेंट. Now, lump sum payment NPS में नहीं था. It is a kind of ex gratia payment available to UPS subscriber. And this payment, lump sum payment, is not going to make any difference in all other benefits available under UPS. और इसके बारे में डिटेल में हमने ऑलरेडी बात किया हुआ है. इसके ऊपर एग्जांपल भी दिया है इन प्रीवियस स्लाइड्स. Assured payout amount. Assured payout amount क्या है? NPS में कोई एश्योरेंस वाली बात नहीं थी. यहाँ पे आप डिसाइड करेंगे कि आपने कॉर्पस का कितना परसेंटेज, मिनिमम 40% तो है ही, कितना परसेंट का आप एन्युटी परचेज करना चाहते हैं और एन्युटी का जो रेट होगा वो आपको मिलेगा. हाउएवर अंडर यूपीएस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गिविंग द एश्योरेंस, promising that if you have completed 25 years of qualifying service and your IC is equal to BC, and definitely IC BC बराबर है तो फाइनल विड्रॉल पे नहीं किया है, so आपको assured payout at the rate of 50%, आप लास्ट 12 मंथ का जो बेसिक पे था उसका एवरेज निकाला जाएगा, उसका 50% जो होगा वो आपको दिया जाएगा. Minimum payout under NPS, there is no such kind of thing. However, under UPS, yes, if your IC is equal to BC and 10 years qualifying service is there, you are going to receive minimum 10,000 rupees payout plus DR. What is DR? Dearness relief. Dearness relief on payout, ये NPS में नहीं था और UPS में है. Lump sum oblique final. देखिए oblique का मतलब ये है lump sum withdrawal and final withdrawal is one and same thing at the time of superannuation. So yes, up to 60% of total corpus, और यहाँ पे भी है up to 60% of individual corpus with reduction of payout. So आप ध्यान रखिएगा कि UPS और NPS दोनों में जब आप 60% या any percent up to 60%. सर ये वो जो सर्विस है वो 25 ईयर और बिटवीन हो 25 ईयर एंड 20 and 25 ईयर, then what will type of calculation will be? Yeah, definitely sir. सर का क्वेश्चन ये है, देखिए मिनिमम 10 ईयर है, 10 साल अगर आपकी सर्विस नहीं है तो यू आर नॉट गोइंग टू रिसीव एनी बेनिफिट अंडर यूपीएस. नाउ मैक्सिमम क्वालिफाइंग सर्विस कितना लिया जाएगा? 25. तो 10 साल से 25 साल जो भी पीरियड होगा, आपको 25 होगा तो आपको मैक्सिमम जो अश्योर्ड पे आउट मिल जाएगा 50% रेट से. बट मान लीजिए 24 ईयर हुआ, सर ने एग्जांपल लिया 20 साल हो गया, तो वहां फार्मूला अवेलेबल है. क्यू की वैल्यू Q/300 है. Q इज क्वालिफाइंग सर्विस, 300 इज 300 मंथ, 25 साल में 300 महीने होते हैं. अगर आपका 25 साल है तो 300/300 1 हो जाएगा. अगर उसकी वैल्यू फ्रैक्शन में आती है, 1 से कम आती है, तो अकॉर्डिंगली आपका अश्योर्ड पे आउट भी रिलेटिवली प्रोपोर्शनली रिड्यूस हो जाएगा. यस सर. सो एंड कमिंग बैक टू लंप सम एंड फाइनल विड्रॉल. लंप सम फाइनल विड्रॉल आपको पता चल गया, अप टू 60%. जो भी परसेंटेज आप निकालेंगे अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनली आपका बेनिफिट भी कम होगा. एनपीएस यूपीएस दोनों में ये सेम वे में होगा. Death of employee. In case of NPS, whatever kind of annuity product you have purchased, मैंने आपको बीच में बताया था, there are such kind of annuity products where single life सब्सक्राइबर को खुद को चाहिए, उसको पता है कि स्पाउस नहीं है, स्पाउस है तो वेल टू डू सिचुएशन में है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, बच्चे
फुल्ली सेटल्ड है, व्हाई एनीबडी विल गो फॉर इट? क्यों सब लोग पैसा वापस नहीं कराना चाहेंगे? इसलिए नहीं कराना चाहेंगे, एनपीएस में जो भी बेनिफिट होगा वो आपके कॉर्पस पे ही डिपेंडेंट है। आपने जितने ज्यादा बेनिफिट वहां से डिराइव किए उतना ही आपका मंथली पेंशन अमाउंट या एन्युटी अमाउंट जो भी कहें आप, वो कम हो जाएगा, वो पूरा नहीं मिलेगा। तो अगर आपने ऐसा प्रोडक्ट लिया है, मुझे मिले, सेम अमाउंट स्पाउस को मिले, बाद में मेरे डिपेंडेंट पेरेंट्स, डिपेंडेंट मदर फादर को भी मिले, और ये पैसा 40% मेरे बच्चों को वापस हो जाए लीगल एयर्स को, तो आपको मिनिमम जो हो सकता है वही मिलेगा। आपने सिंगल लाइफ लिया तो मैक्सिमम जो हो सकता है वो मिलेगा। इन केस ऑफ यूपीएस, spouse will receive 60% at the rate of 60%। अगर सब्सक्राइबर को 1 लाख रुपया मिलता था प्लस डीआर, तो स्पाउस को 60,000 प्लस इसके ऊपर डीआर मिलता रहेगा लाइफ टाइम। इन सर्विस डेथ टिल 17 June 2025 things were not clear, but on 18 June 2025 DOPBW has issued one OM where they are saying that the benefit of OPS which is available to NPS subscriber, rule 10 आप लोग अगर रेफर कर पाए, अगर आप रिकॉल कर पाए, rule 10 clearly saying that if subscriber has opted for that benefit under rule 10, subscriber की डिसीज सब्सक्राइबर के स्पाउस को या फैमिली को वो बेनिफिट्स मिलेंगे। यहाँ पे भी यही है, अगर इन सर्विस डेथ हो जाती है तो सब्सक्राइबर के स्पाउस को, फैमिली मेंबर्स को जो भी ओपीएस के बेनिफिट है वो अवेलेबल हो जाएंगे। एंड द लास्ट वन इज एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट। इन केस ऑफ एनपीएस, यस इट इज द एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर वो लेते हैं, क्योंकि अब यूपीएस में एएसपी का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे जो पैसा है, जो भी पे आउट्स है, वो पूल कॉर्पस से एनपीएस यूपीएस आर्किटेक्चर में ही रहेगा, पीएफआरडी आर्किटेक्चर में ही इन्वेस्टेड रहेगा, वहां से मिलेगा। तो जो सीआरए है, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, उनका काम होगा कि वो एक पर्टिकुलर डिफाइंड फ्रीक्वेंसी में, डिफाइंड पर्टिकुलर मंथ में वो एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट लिया जाएगा। So these are different web links and PFRDA के चैनल्स हैं, आप इसको हम इस पे आप जाके ये सारी चीजें देख सकते हैं। However, हमारे पास एक यूपीएस का सेशन रिकॉर्डेड अवेलेबल है। PFRDA हैज वन ट्रेनिंग एजेंसी, हीरो माइंड माइंड, रिसेंटली उसका नाम चेंज हो गया है। सो हीरो माइंड माइंड ने अभी अगस्त महीने के लिए पूरा शेड्यूल, एवरी डे 2-3 सेशन करते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। वो सेशन का जो डिटेल है PFRDA वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। आज के सेशन बाद फर्दर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर सेशन को, आपको किसी कॉन्सेप्ट को फिर से जानना चाहते हैं, तो आप हमारे जो ट्रेनर हैं वो एक सेशन लेंगे, वहां पे अवेलेबल होता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका रिकॉर्डेड सेशन भी अवेलेबल है। हाउएवर आज का भी ये सेशन यूट्यूब पे रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा। आप इसको फर्दर फॉर हायर डिसेमिनेशन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, ग्रेटर डिसेमिनेशन, आप इसको फर्दर अपने कलीग्स को, लोगों को भेज सकते हैं, जैसे कि वो इंफॉर्मेशन उन्हें पता चल जाए, अवेयरनेस आ जाए, और अकॉर्डिंगली दे कैन मेक देयर इन्फॉर्म्ड डिसीजन। So we have provided all this here. Next. We can take some questions also. Huh? We have 20 minutes more. हाँ. So if there are any questions, sir, just एक मिनट में फिनिश कर दूंगा ये। So ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक बार अगर जैसे कि PFRDA बहुत सारे यहाँ चलेगा, एक बार चलेगा, एक किसी पे क्लिक कर दीजिए, जो वो आप क्लिक कर दीजिए। Next. So PFRDA is doing this radio campaign and all in order to provide details to subscriber. और जैसे रेलवे का, आपके लिए रेलवे पर्टिनेंट नहीं है, रेलवे एम्प्लॉइज के लिए भी रेलवे अनाउंसमेंट भी हो रहा है। So this type of creatives we are using, we have sent to all FAs, जितने फाइनेंशियल एडवाइजर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमने सबको भेजा है, if they are able to provide to all the subscriber। देखिए हम ये चाहते हैं कि आपको पता चल जाए, डिसीजन आपका ही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या बेनिफिट्स एनपीएस यूपीएस में, क्या डिफरेंसेस है, क्या एडिशनल बेनिफिट्स है, आपको पता चल जाए। नेक्स्ट, ये स्पेसिफिकली आपके डिपार्टमेंट के लिए हमने फोकस करके बनवाया था। नेक्स्ट, ये रेलवे के लिए हो गया। नेक्स्ट, सो दीज आर कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ सीआरए पीपल, लाइक आपके ऑफिस के लिए प्रणव कपाडिया जी हैं, आप में से जो लोग पीओ डीडीओ काम कर रहे हैं उनको पता होगा। नेक्स्ट,
So thank you very much. I have completed my presentation, and after question answer session, a presentation from CRA will also be there. CRA का presentation कर दें उसके बाद. हाँ ठीक है. So after completion of all presentation, we will open for question answer session. But CRA का सिर्फ DDO login and Aadhaar mapping है ना. It is not to the our today's audience is more of a general public who are key beneficiaries. So DDO login हम लोग बाद में DDO से सब्सक्राइबर वाला है तो सब्सक्राइबर वाला कर लेते हैं. हाँ, सब्सक्राइब नोडल ऑफिस छोड़ के सब्सक्राइबर वाला हम करते हैं. So a very good afternoon to all the participants, and Manoj ji has already explained about the product part. So features he has explained very well. So अभी जो है जो लोग सब्सक्राइबर हैं NPS में करेंटली सब्सक्राइबर हैं, अगर उनको UPS में माइग्रेट करना है, so what is the process available? I'll explain about that part. So here both the options are available, either online mode or the offline. So माइग्रेशन का प्रोसेस अगर ऑनलाइन इनिशिएट करना है तो जो भी एनपीएस के अंतर्गत सब्सक्राइबर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है डाक विभाग के अंदर, तो वो कैसे इनिशिएट करेंगे अपने अकाउंट को यूपीएस में माइग्रेट करने के लिए, उसकी प्रक्रिया को मैं आपको संक्षिप्त में जानकारी दूंगा. तो बेसिकली इसके लिए जो सब्सक्राइबर है दे हैव टू विजिट enps.nsdl.com. So on this portal, there is a unified pension scheme option is available. So you have to simply select the migration NPS to UPS migration option. You have to choose, and once you choose, it will validate your credential कि आपका जो प्रान नंबर है वो एक्टिव है या नहीं, उसमें जो डिटेल्स हैं वो प्रॉपर है या नहीं. तो इसके लिए you have to give some input. So what are these inputs are? Your प्रान number and the date of birth. So basically what it will does, it will just send an alert to OTP at your registered mobile number, or you can choose to send on the email as well. तो आपको जो OTP आएगा वो OTP यहाँ पे आपको कैप्चर करना है, तो वैलिडेट योर एडमिन से RDA की फाइल लेते हैं. So you have to just validate your credential through OTP one time password. So after that process is done, so your credentials are verified, so you can proceed for the migration part. So basically it asks for the declaration. Declaration में क्या होता है? As an individual employee, you are stating that you are aware about the unified pension scheme which is published by the PFRDA. आप उसमें schemes के जो भी फीचर्स बेनिफिट्स हैं उनके बारे में आप भली भांति अवेयर हैं, एंड यू आर टेकिंग दिस डिसीजन बेस्ड ऑन द योर ओन विश. तो यहाँ पे ये जो डिक्लेरेशन है आपको डिजिटली साइन करना होता है थ्रू आधार. तो इसके लिए क्या है प्रक्रिया कि आपका जो है यहाँ पे जो आधार नंबर या वीआईडी होती है उसको आप कैप्चर करते हैं. यहाँ पे एक डिक्लेरेशन होता है, वंस यू गिव द वेरिफिकेशन थ्रू आधार ई-केवाईसी जब करते हैं तो वहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उसको आप ऑथराइज करते हैं. सो समटाइम्स देयर इज अ टिक बॉक्स इज देयर, सो एवरी सब्सक्राइबर इज रिक्वायर्ड टू टिक दैट चेक बॉक्स, देन ओनली प्रोसीड फर्दर. तो जैसे ही आपने सेंड ओटीपी किया, आपके जो आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी आपको कैप्चर करना है. वंस इट इज कैप्चर्ड आउट हियर, इट विल जनरेट अ एक्नॉलेजमेंट. So basically acknowledgement is it states that your initiation request for migration into UPS has been captured in the system. आपका प्रान नंबर, नाम, acknowledgement नंबर क्या है, डेट कब है, ये सारी चीजें प्रिंट होकर के आ जाती है और आपका जो आगे की जर्नी है that will continue with the same acknowledgement number. इसके बाद ये रिक्वेस्ट जो है ऑटोमेटिकली जो आपके कंसर्न डीपीओ है उनको पास ऑन हो जाता है और वो उसके ऊपर जो है आगे की प्रक्रिया को पूरा करता है. Now we are coming to the offline process. Basically, the employees who are not very comfortable doing the online transaction, they can submit the physical request as well. So form के बारे में already मनोज जी ने बताया है कि यहाँ पे आपको A2 form है वो fill up करना है. A2 form में आपको दो पार्ट हैं. On the left hand side, it is the same declaration which you are going to just give the consent that you are aware about the unified pension scheme. दूसरा पार्ट जो है वो डीडीओ को फिलअप करना होता है. यहाँ पे जिस तरह से कुछ इंफॉर्मेशन है जैसे एम्प्लॉय आईडी क्या है, कमेंसमेंट ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस की डेट क्या है, करंट आपका बेसिक क्या है, नेक्स्ट इंक्रीमेंट कब होने वाला है, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन जो है सर्विस बुक से वेरीफाई होकर के यहाँ पे कैप्चर होती है. एंड डीडीओ वेरीफाई दिस इंफॉर्मेशन. इफ दे आर नॉट होल्डिंग द सर्विस बुक,
So these information need to be verified with the head of the office, which is holding the service book of the employee. और उसके बाद डीडीओ को यहाँ पे सील एंड स्टैम्प करके साइन करके जो है इसको इस फॉर्म को सिस्टम में अपलोड करना होता है एट द टाइम ऑफ कैप्चरिंग द इंफॉर्मेशन. So this is the process of migration online and offline. Similarly, those who are the new joining in the system after 1st of April 2025, इसमें timelines आपको पता है, within 30 days from the date of joining they are supposed to join if they wish to join under UPS. So 30 days के अंदर उनको अगर plan generate करना है, तो इसमें again offline and online, both the options are there. So I'm just going to explain about the online process, how the new joinees can initiate the process of registration. So again, the same portal enps.nsdl.com. Here under Unified Pension Scheme, there is the option for registration of the UPS, right? So just click on that. It will open the screen. Government subscriber opting for Unified Pension Scheme. तो यहाँ पे कुछ बेसिक क्रेडेंशियल्स हैं आपके जो वेरीफाई होते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पैन नंबर, आपका मोबाइल, ईमेल आईडी. सो व्हाट इट डज, इट विल जस्ट सेंड एन ओटीपी ऑन योर मोबाइल एंड ईमेल. सो इट गेट वैलिडेटेड कि ये जो डिटेल्स आप दे रहे हैं ये आपके करेक्ट इंफॉर्मेशन है. आपका पैन नंबर इनकम टैक्स से वेरीफाई हो जाता है. सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन आर वैलिडेटेड एट द टाइम ऑफ जस्ट इनिशिएटिंग दिस रिक्वेस्ट ओनली. तो जैसे ही आप ये प्रक्रिया पूरी करके ओटीपी सबमिट करते हैं, तो यहाँ पे उसके पहले आपको जो रजिस्ट्रेशन करते समय यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपका जो ऑफिस है उसके रजिस्ट्रेशन नंबर को करेक्टली कैप्चर करना है. सो बेसिकली एज एन सब्सक्राइबर यू हैव टू गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर डीटीओ, व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम ऑफ द ऑफिस. ये करेक्ट इंफॉर्मेशन चूज होनी चाहिए. इसमें आधार के माध्यम से, डिजी लॉकर के माध्यम से जो है रजिस्ट्रेशन इनिशिएट होता है. And once it is selected and submitted by the subscriber, system generates a acknowledgement number. So once again, this is the reference number. It will carry till the whole process gets completed. और जैसे ही आधार के माध्यम से रजिस्ट्रेशन होता है, तो आपका जो डिटेल है, आपका इंडिविजुअल का नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, फोटोग्राफ ऑटोमेटिकली पिक्स फ्रॉम द आधार डेटाबेस. फिर उसके बाद आपको यहाँ पे स्कीम चूज करना पड़ता है. एज वी हैव जस्ट स्पोक अबाउट द डिफरेंट स्कीम, डिफॉल्ट स्कीम, एक्टिव, ऑटो. सो जो सब्सक्राइबर है उनको यहाँ चूज करना है एंड देन दे हैव टू जस्ट मेंशन द पेंशन फंड मैनेजर थ्रू व्हिच द इन्वेस्टमेंट विल हैपन. नाउ कमिंग टू द बैंक अकाउंट डिटेल्स. बैंक अकाउंट डिटेल्स में जो है प्रॉपर्ली डिटेल्स कैप्चर करनी है, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वैलिडेट होती है. तो यहाँ पे जो बैंक की इंफॉर्मेशन है प्रॉपर्ली आनी चाहिए, आईएफएससी कोड वगैरह प्रॉपर मेंशन होना चाहिए. देन देयर इज अनदर कॉलम व्हिच इज फॉर द फटका. फटका इज बेसिकली इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द इंडिया एंड द यूएस गवर्नमेंट, जहाँ पे ये it's a part of that agreement that both the countries will exchange the information of the their citizen if anybody is investing in each other country. तो यहाँ पे although 99.99% will not come under this, but there is certain information is required to be captured out here. तो जैसे यहाँ पे tax identification number है, so your PAN number will come here and the country of residency, state, zip code, all these information need to be captured and then proceed further. इसके बाद कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन है दैट इज नीड टू बी कैप्चर्ड बाय द सब्सक्राइबर. उनका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका इनकम लेवल्स क्या है, किस ग्रेड में ज्वाइन कर रहे हैं. सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन नीड टू बी कैप्चर्ड बाय द सब्सक्राइबर एंड देन the subscriber has to upload the appointment letter, because at the time of joining generally the employment ID will not be issued to the employee. So in that case, the only document which is available to the subscriber is the appointment letter. So you have to upload the copy of appointment letter in the system, and once it is uploaded, and again its system will ask for the digital signature. So same process need to be continued here. Again, you have to authorize the service provider to take the eKYC on behalf of the Aadhaar holder. So OTP will send on the registered mobile number of the Aadhaar holder, and then it is captured and verified. So once it is verified, system will generate a PDF. On that PDF, the digital signature will be embedded,
and the acknowledgement number will generate. तो acknowledgement number में आपका जो नाम है, किस date को initiate हुआ, reference number, all these information will be there, and the same information will flow to the DDO office for further verification. So this is the process for the online process. Similarly, there is a A1 form is available. So those who are not able to do the online capturing, but we would urge every subscriber to go by the online process, because what it does, अभी देखिए आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन नंबर, all these things should be unique. तो अभी अगर फिजिकल फॉर्म भरते हैं तो क्या होता है कि goes to the facilitation center, and when they upload this information in the system, then only you come to know that your form got rejected. If some mandatory fields are there, वो properly filled नहीं हुए या कोई उसमें discrepancy है, then the form will get rejected. But if you go by the online registration process, immediately it will show if there is some error. So आपको instantly पता चल जाएगा कि आपके registration form में कुछ दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से it will not allow you to go register further. So आपको detail correct करनी पड़ेगी, and then your registration process will start. So these are the two important activities from the point of view of the subscribers. So just I end my presentation now. After that, we'll take up the question answer, which is mentioned. Usually take 10 minutes of question answers. Top 3 questions. Okay. Top 3 to 4 questions. कुछ chat box में आया कि question देखना है. Chat box के ही ले लेते हैं. फिर let's not waste time in getting out. Let's top 3-4 questions we can have. So whether after VRS, pension amount will be get immediately or after 60 years? Okay. As I have already explained that VRS after 25 years, 25 साल की आपकी सर्विस कंप्लीट हो गई, क्वालिफाइंग सर्विस कंप्लीट हो गई, एंड उसके बाद आपको बेनिफिट्स क्या क्या है, अब तो क्योंकि प्रेजेंटेशन ओवर हो गया है तो आपको सारे बेनिफिट भी पता चल चुके हैं. आपको लमसम पेमेंट जो 10% ऑफ लास्ट ड्रॉन बेसिक प्लस डीए और कंप्लीटेड 6 मंथ का मल्टीप्लिकेशन से मिल रहा था, वो इमीडिएटली आपको अवेलेबल होगा. आपको फॉर्म फिलअप करेंगे, आपको मिल जाएगा. फाइनल विड्रॉल परसेंटेज अप टू 60%. आप कभी भी जैसे ही आप वीआरएस लेते हैं, आपके ऑफिस ने एक्सेप्ट कर लिया तो आपके लिए एप्लीकेबल होगा. लेकिन जब आप बात कर रहे हैं पे आउट की, पेंशन अंडर यूपीएस, इट विल कमेंस फ्रॉम द डीम डेट ऑफ सुपरएन्युएशन. मान लीजिए आपने 58 ईयर की एज में वीआरएस लिया, तो यू हैव टू फॉर पेंशन इट विल स्टार्ट फ्रॉम 60, बट इमीडिएटली once you taken VRS, your this lump sum payment and final withdrawal option will be available to you. Next. If a person is on EOL or MC or HCL during the last 10 months, then how the pay of that pay will be calculated? Last 10 months. Because in UPS we are taking the whether he is getting the salary. Yes, sir. He is getting the salary, but he is on leave on MC. But getting all the complete salary. So we have nothing to do with that. On EOL he will get salary, and contribution will not be limited to his plan. Then last His salary will count. last 12 months salary. Yeah. If salary, yeah, service count in last 12 months. Then how that other pay will be calculated? So that will be totally depend on the salary received, na? So the last 12 month जो भी होगा salary के लिए वो count होगा. But when he is not getting salary, will his what we call benchmark the same thing, or benchmark corpus will reflect that there was a salary given? No, sir. If he is not received salary and I am not given the contribution, it will not be captured in benchmark corpus. Sir, if he had extraordinary leave without pay, then for the 2 months or 3 months, then only for 9 months it will be count, or the whole 12 or 12 months. Proportionately. 12 months proportionately. Because 3 months he will not get the payment, sir. Because he is not getting that, the 12 months, sir. The related 12 months. Because यहाँ पे उनका contribution ही नहीं आया. And one more thing, as sir has raised, because BC वहाँ build up नहीं होगा. BC will build up only in case when subscriber contribution is coming. तो BC IC में जो difference होने लग रहा है, वो भी नहीं होगा. It is only for sir last year. हाँ, sir, these things will come there. Frankly saying, DOBW का domain है वो, they will provide. And one more question, sir. In the state service, sir, the NPS service also, the state, there the retirement age is 58. Then so here we are not saying 60.
अगर 55 की रिटायरमेंट एज है तो वो कंसीडर किया जाएगा। डेट ऑफ सुपरएनुएशन, जो भी एज ऑफ सुपरएनुएशन है जिस सर्विस में और जहां यूपीएस एप्लीकेबल होगा। Recently there was some amendment regarding the Rule 10. Yes, sir. So now it would be NPS and UPS are at parity. Yes, for that purpose, yes, there is no difference. Yes, both of them have an option for the old pensions. Yes, yes. In service death में assured payout उसको टैक्स लगेगा ना, lump sum पे नहीं लगेगा। lump sum is हाँ assured पे लगेगा। assured payout Assured पे तो सर जैसे अभी भी आपका पेंशन सैलरी का पार्ट होकर एंड देन उसके बाद मतलब whatever NPS में जो भी है ना सारा यहाँ पे Yes. सेम पे भी treat यानी क्या है? Yeah, next question. What about if we take VRS and when rise before the start of payout? When the person opted for the VRS, but before start commencing his payout, he has paid. In that condition, how will he calculate? VRS लिया और पे आउट स्टार्ट नहीं हुआ है। सपोज दैट 55 ईयर की एज में VRS ले लिया, 56 में डेथ हो गई और ही हैज टेकन दिस लंप सम पेमेंट, क्योंकि लंप सम पेमेंट अवेलेबल है, उन्होंने ले लिया है और उनका एश्योर्ड पे आउट चालू होना था बट डेथ हो गई, तो उनके स्पाउस को एज ऑन टुडे दिस इज द फैक्चुअल पोजीशन, उनके स्पाउस को डीम डेट ऑफ सुपरएनुएशन पे फैमिली पे आउट मिलना चालू। बीच में कुछ नहीं, बीच में। But on contrary, NPS में he will immediately. Sir, NPS में क्या? NPS में everything dependent on your corpus. There is no guarantee thing is there. So even when we are talking about removal, dismissal, resignation, so in NPS all events are same. वो resignation है, premature withdrawal है. Because under NPS guarantee 10%, 14% सरकार का contribution आ गया, 10% मेरा है. यहाँ पे भी because यहाँ पे guarantee factor है, that is the reason कि वो उसके साथ स्टिक है और लगा हुआ है। What if the spouse also dies in between before the? So sir, only subscriber and spouse is covered in the. So the whole of his amount is gone. बच्चा minor बच्चा होगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। As on today's service. That's the problem. We have also raised this thing. Maybe some clarification will come in future, but frankly saying, on this forum I don't want to say anything because it is internal thing. Something is going on. और क्योंकि clarification अभी आया और सब raise हुआ है। Major roadblock for getting people into the UPS is this only. See, death is inevitable for anybody. If in-service death of both the people happens, and that there are children, for NPS तो उसको पैसा कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है। UPS में तो सारा wipe off हो गया। So then there is a problem for the kids. Yes, sir. Sir, what you are saying, we have received same feedback from many other places also. We have raised to the government this thing. The only problem for roadblock is this, because bad guarantee hai, but person invest for the future generations also. Right, sir. Yeah. Shyamji, next. Or whether transfer from some state to central, central to state, so through technical resignation. So how is something? So as on today, resignation means resignation. We have the technical resignation concept is not there. So maybe in future something will come because this thing also being raised by. But as on the factual position, it is resignation. Consider resignation. So that UPS NPS corpus won't be carried forward. For example, somebody has joined in the state government and then gets selected in another service in the central government. So state government, many of the state governments now also have the old pension schemes. Yes. Some of them have NPS also. So if he has contributed something there in NPS, right now it's like a migration from the state to central. So now once he comes to the central government and he opts for the UPS, if he opts for NPS, then it's the same old system. Yes. So he opts for UPS, what will happen to his previous contribution? So erstwhile employer contribution will be in his tier 1 account in all citizen model. Okay. So he will change from tier 1 to all citizen. All citizen model. ऐसा नहीं हो सकता कि जो पुराना वाला इस सेम केस में है ऐसा नहीं हो सकता जो मेरा erstwhile contribution है, जो मेरा पहले की जरूरत था, उस पर मैं इन्वेस्टमेंट पैटर्न कुछ और दे दूं। वो तो अलग रहेगा ही ना, जो आपका पहले का है वो तो टियर की बात ये क्लैरिटी थी कि सारा का सारा माइग्रेट कर जाएगा यूपीएस में। एक्चुअली सर उसमें कुछ हो रहा है, कुछ क्लैरिटी आ रही है कि जो आपका पहले का है वो आपका टियर 1 अकाउंट में है
मैं चाहता हूँ उसमें मैं हाँ, वो आप कितनी बार चेंज करते हैं, वो आपका एनपीएस टियर 1 अकाउंट हो गया ऑल सिटीजन मॉडल, क्योंकि एज ऑन टुडे आपका जो टियर 1 अकाउंट है गवर्नमेंट सेक्टर का मॉडल है। जब आप यूपीएस में चले गए तो डेफिनेटली टियर 1 आपका गवर्नमेंट सेक्टर का नहीं होगा, ऑल सिटीजन मॉडल चला जाएगा जी। या फैमिली So one person has posted that he joined in September 2017 and retired in June 2019. His retirement age is June 2027. Okay. So he is having only 3 months of rest service as less than 10. So as on today, minimum 10 year, completed 10 years there. So in our department, majorly previous will be retiring at age of some Less than 10 years. So they will be having 10 or some are more or less 10 years. Borderline. Borderline. So sir, as on the day, the factual position is minimum completed 10 years there. So we can't do anything. Policy is like as on date it is. The new menu for nomination authorization introducing CRA portal since Monday. Request can be initiated and could not be authorized due to system error. Also, plan validation failed for all cases. It is for NPS subscriber or it is for you? They have posted it, but they didn't mention whether it is. Because in UPS only spouse details are coming, so there is no provision for the nominee in case of UPS. I believe it would be NPS. Sir, actually during the presentation itself, I have tried to raise query from my own side, and I believe most of the queries are already resolved. Sir, in state service, he's the employees in the NPS, and then he shifted to the UPS. If then the state